क्लबिंग। नाउ एवरीवन, ये जो बाकी के चैप्टर्स है ये इतने छोटे हैं कि इनका खुद का एक फोल्डर भी नहीं है मेगा चार्ट का। मिसलेनियस के अंदर ये सब आते हैं। दिस इज ओके एवरीवन? सो ये चैप्टर शॉर्ट एंड स्वीट है, क्विकली खत्म हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना और स्किप करना है, बैंड बज जाएगी टैक्स में। तो एवरीवन मैं आपको एक मुद्दा बताता हूं। हमारे पास यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है CACS नील। CA भी है, CS भी है। और इस पर्सन का फर्म का इनकम आज आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, जितने एक्सपेंस माइनस कर सकता था उसने किया, पूरा PGBP के जितने अलाउड है सब माइनस किया, फिर भी उसकी फर्म का इनकम आ गया 6 लाख। मेरा क्वेश्चन आप लोग से यह है कि 6 लाख पे कितना टैक्स होता है? आदित्य, श्रुति, मृगनेनी, डॉली, साक्षी, खासर, वीरे, तातेश, साहिली, परीक्षित। ओ माय गॉड, वेरी गुड परीक्षित। मैं तो ऐसे नाम ले रहा था, तुमने सच में एवरीवन, परीक्षित ने सच में बता दिया। अभी से मैं सब क्वेश्चन परीक्षित से ही पूछ रहा। वेरी गुड परीक्षित। सो परीक्षित ने हमें बोल दिया कि 6 लाख पे एक बहुत बड़ा इश्यू है कि जो नीचे का 12,500 एग्जेम्प्ट था या जिस पे रिबेट था वो भी एड बैक हो जाता है ऑन 20,000। कोविड के टाइम पे क्या हुआ, आई टेल यू ट्रू स्टोरी। क्या हुआ कि माई इनकम टैक्स लाइबिलिटी, माई टैक्सेबल इनकम ड्यूरिंग कोविड लॉसेस, हैवी बिजनेस लॉसेस, एंड दैट इनकम टैक्स लाइबिलिटी आ रहा था। माई इनकम वॉज जस्ट 5 लाख से थोड़ा ऊपर। माई सीए टोल्ड मी, एडिसन ना बेवकूफी मत कर, तूने बहुत सारा एक्सपेंसेस और डिडक्शंस क्लेम नहीं किया है, वो प्लीज लिखते क्लेम कर दे। मैंने बोला नो, मेरे पास तो बिल ही नहीं है, वो तो ड्राइंग्स था, वो तो बिजनेस एक्सपेंस था ही नहीं। ऐसा नहीं है ड्राइंग्स नहीं था, बिजनेस एक्सपेंस था, कर दे माइनस। नहीं, वो तो ड्राइंग्स था। और मैंने क्या किया कि अगर मैं अपना इनकम दिखाता 4,95,000 जो एक्चुअल में आ रहा था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, तो टैक्स था ही नहीं, बट मैंने दिखाया इनकम 5,30,000 या 5,40,000। तो सडनली क्या हो गया, आई डोंट हैव टू पे टैक्स ऑन दैट 30-40 into 20%, आई हैव टू पे नीचे का 12,500 ऑल्सो। आपको आया क्या समझ में? बट आई पेड कि देखो जो है वो है, मैं उसको पे करूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो एवरीवन ये प्रॉब्लम होता है, जैसे आप 5 लाख के थोड़ा सा ऊपर आते हो तो नीचे का भी जो रिबेट वाला एरिया था वो भी ऐड हो जाता है। अब अमय, हमारी फर्म का इनकम कितना आ गया? 6 लाख आफ्टर ऑल सब कुछ माइनस करके। तो मेरे को जैसे परीक्षित ने बताया कुछ तो 32,500 प्लस सेस ये अपने को भरना पड़ेगा, बराबर है। बट CACS नील क्या करता है, ये इसका हाउस होल्ड का जो इनकम है वो 6 लाख से, अभी 6 लाख उड़ाएगा तो नहीं, घर पे लेके जाएगा ना पैसा। तो हाउस होल्ड का इनकम 6 लाख है जिसका अच्छा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है। तो ये क्या करता है कि इसकी एक वाइफ है और ये वाइफ क्वालिफाइड नहीं है 3 लाख का काम करने के लिए, लेट अस से नहीं है क्वालिफाइड, और ये वाइफ को सैलरी पे करता है 3 लाख की अपनी फर्म में एज ऑडिटर अपॉइंट करके। तो वाइफ का इनकम कितना हो गया? सुनाई नहीं दे रहा, कितना हो गया? अरे उसने अपनी वाइफ को 3 लाख सैलरी दी तो वाइफ का इनकम कितना हो गया? उसमें भी सोच रहे, अभी तक आधे लोग सोच रहे, अरे मैंने 3 लाख आपको इनकम दिया तो आपका इनकम कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख पे टैक्स होता है क्या? नहीं होता। और नील का इनकम कितना हो गया? 3 लाख। दोनों का टैक्स एग्जम्पशन, हाउस होल्ड इनकम 6 लाख, नो टैक्स। बट इनकम टैक्स ऑफिसर क्या बोलता है? ऐड करो, जो फैमिली मेंबर्स है उनको आपने फालतू का पैसा दिया उसको ऐड बैक करो
एंड दैट विल बी डीम्ड टू बी योर इनकम, एंड इसको हम बोलते हैं क्लबिंग, और प्रोफेशनली इसको हम बोलते हैं इनकम ऑफ अदर एसएससीज इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम। क्या बोलते हैं? इनकम ऑफ अदर एसएससी इंक्लूडेड इन एसएससी, जो आपका इनकम ना हो के भी आपके इनकम में ऐड किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं क्लबिंग। अमेजिंग कंसेप्ट ना एवरीवन। बट देखो, हम आजाद भारत में रहते हैं और हमारा जो संविधान है वो वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक और मोस्ट वेल ड्राफ्टेड है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लॉज बहुत रीजनेबल है। इनकम टैक्स एक्ट बोलती है कि अगर रीमा is qualified enough to be an auditor, no problem, that payment that you have done to RIMA is genuine। अब वो आपको ऑफिसर को बताना पड़ेगा। तो बीकॉम डिग्री ये है और 2 साल CACS फॉर्म में एक्सपीरियंस है, डन, तो शी इज क्वालिफाइड इनफ। है समझ में? अनपढ़ है, 10वीं फेल, नो एक्सपीरियंस, और जाके ऑडिट कर रही कंपनीज का, क्लबिंग बैठेगा। लॉजिक समझा ना एवरीवन आपको? वेरी गुड, दैट इज क्लबिंग। आई ड्रॉ योर अटेंशन टू सेक्शन 60। हम क्लबिंग के अंदर घुस चुके हैं। सेक्शन 60 एवरीवन, इनकम टू बी क्लब। मैंने यहां पे क्या किया है कि पूरे सारे सेक्शन के शॉर्ट नोट्स बनाए, एंड दिस शुड बी सफिशिएंट इन कॉम्बिनेशन विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स एंड रेफरेंस टू योर मॉड्यूल्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। ओके एवरीवन? Section 60, income transferred without transfer of asset. Where person transfers the income accruing to an asset without transfer of asset itself, such income will be included in total income of transferor, whether the transfer is revocable or irrevocable. मतलब क्या, मैं आपको बता रहा हूं। सिंपल एग्जांपल देता हूं। आर यू रेडी? आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये एंटी एवेजन, एंटी टैक्स एवेजन सेक्शंस है, तो मेरे लिए तो बहुत इजी है, मैं तो सदियों से पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं और सिखा रहा हूं। बट आप पहली बार सुन रहे हो, आपको जड़ जा सकता है। सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपने एक फ्लैट लिया, क्या लिया आपने? फ्लैट। और टेनेंट को आपने रखा फ्लैट में, मतलब लेसी को। लेसी ने बोला कि भाई जीपे किसके अकाउंट पे करूं? आपने बोला एक मिनट। आपने अपनी मम्मी को फोन किया, हेलो माँ तेरा QR कोड दे। माँ ने बोला क्या हुआ बेटा? तो आपने बोला कि माँ आज से हर महीने आपके अकाउंट में 30,000 रुपया जमा होगा, और वो आपका। आप आराम से अपना बुढ़ापा जियो। आपको जहां शॉपिंग वॉपिंग करना कम पड़ गया तो मुझे वो भी बता देना, क्रेडिट कार्ड भी आपके नाम पे करके रखा है, 5 लाख का है, यूज इट। ठीक है? तो आपने क्या किया? घर किसके नाम पर है? अपने नाम पर है। और टेनेंट को किसका QR कोड दे दिया? मां का। सारा इनकम मां के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। अब मैं फिर से सेक्शन पढ़ के बता रहा हूं। इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। घर मां के नाम पे किया आपने? नो। बट जो घर से रेंट एक्री हो रहा है वो मां के नाम पे कर दिया। जो शेयर से डिविडेंड मिल रहा है वो वाइफ के नाम पे कर दिया। जो बॉन्ड से इंटरेस्ट मिल रहा है वो हस्बैंड के नाम पे कर दिया। जो गाड़ी का भाड़ा मिल रहा है वो दोस्त के नाम पे कर दिया। तो ये हो गया सेक्शन 60। इजी? व्हेन एसेट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द अदर बेनिफिशियरी बट द इनकम एक्रूइंग फ्रॉम द एसेट इज ट्रांसफर्ड टू द बेनिफिशियरी, तो देन एवरीवन ये केस में क्या हो जाता है मुझे बताना? ये केस में सेक्शन 60 हिट हो जाता है। इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? नो प्रॉब्लम एट ऑल? अब आप बोलोगे क्या सर रियल लाइफ में ऑर्डिनरली कोई पर्सन ऐसा करता है? यस, बहुत बार करते हैं। मैंने मेरे फ्लैट्स में किया हुआ है कि मेरे अकाउंट में मत करो, मेरी मदर के अकाउंट में कर दो, मेरे अकाउंट में मत करो, मेरे वाइफ के, मेरे फादर के अकाउंट में कर दो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? कुछ इनकम आने वाला है बिजनेस का, मेरे नाम पे मत करो, मेरे फादर को दे दो। फादर, अरे पुत्र पैसा है मित्रों को ट्रांसफर नहीं, फादर इट इज योर्स, आप रखो, हर महीना वो आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बट याद रखना कि वो क्लब आपके हाथ में होगा, टैक्स आपको भरना है। एसेट आपका है ना, जिसका एसेट उसको टैक्स। बराबर है कि नहीं एवरीवन? नेक्स्ट सेक्शन 61, इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल। रिवोकेबल ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर जिसको आप वापस ले सकते हो। रिवोकेबल मतलब कि क्या, मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। श्रवण पुत्र ये स्टाइलस है, ये स्टाइलस आप ले लो और आप यूज कर लो।
जब मैं मांगूंगा तो मुझे दे देना। श्रवण मेरा स्टाइलस मुझे दो। कैसा ट्रांसफर था? रिवोकेबल। बट जब मैंने दुकान से खरीदा तो इररिवोकेबल है, दुकान वाला वापस मांग सकता है ना, मेरा ना, गो टू हेल, भाड़ में जा। दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल ट्रांसफर। डिड यू अंडरस्टैंड रिवोकेबल? जिसको आप रिवोक मतलब कैंसिल कर सकते हो। और ट्रांसफर का बहुत डीप मीनिंग है, यू नो द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, हम ऑलरेडी कैपिटल गेम में पढ़ चुके हैं, बट अभी कभी भूल गए ट्रांसफर क्या होता है तो याद रखना, इट मीन सेल, बेच देना या दे देना किसी को, दैट इज ट्रांसफर। ओके, सच इनकम विल बी इंक्लूडेड इन हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर इफ अ ट्रांसफर डीम also a transfer is deemed to be revocable if it contains provision for retransfer. It gives the right to reassume power over the whole or part of the income or the asset. Is this absolutely okay everyone? Next, section 64, उसमें आगे सबसेक्शंस में चले गए। सबसेक्शंस याद रखने का जरूरत नहीं है, if you remember 60, 61, 64 बहुत बड़ी बात है। Okay everyone? इनकम अराइजिंग टू स्पाउस बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न, जहां पे आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अभी सीएसीएस फर्म में उसने अपनी रीमा वाइफ को पगार दिया, याद आ रहा है कि नहीं? बट अगर रीमा क्वालिफाइड है तो देन क्लबिंग हिट हो सकता है? नो। वो जो सैलरी आप दे रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए। इट शुड बी, वंस द इनकम टैक्स ऑफिसर लिंक्स योर पर्सनल प्रोफेशनल योर qualification and your experience, then it should match with the remuneration and the work that you have done in that entity. This is absolutely fine everyone. Income arising to spouse by way of remuneration from concern, जहां पे आप interested हो, such income which arises to spouse be added back to the total income of individual. However, if remuneration received is attributable to application of technical or professional knowledge and experience of spouse, then such income should not be clubbed. Okay everyone? तो अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर संगीता, ठीक है, और डॉक्टर संगीता की एक क्लिनिक है। आदित्य वो क्लिनिक में जो गरीब बच्चे आते हैं उनको वो हेल्प करती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पे एज यू कैन, जो पे कर सकता है करो, नहीं पे कर सकता तो ₹1 आपको पे करके जाना है। उससे इंटेग्रिटी होती है कि हाँ मैंने कुछ तो पे किया, ₹1 तो पे किया। शी इज ओवरबर्डन। वो अपने हस्बैंड को सैटरडे संडे को बोलती है, ही इज ऑल्सो डॉक्टर, कि आपका हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं होता तो मेरी क्लिनिक में आके आपने हेल्प करने का। तो हस्बैंड आता है, स्टिचेस लगाता है, बच्चों को ड्रेसिंग करता है, बैंडेड लगाता है, यू नो ऑल दोज बैंडेजेस एंड स्टिचिंग निकालना, फिर कोई बच्चे का एक्सरे निकालना, वो सारी चीजों में हेल्प करता है। और फिर संगीता का इनकम वो क्लिनिक से आने लग गया 20-30 लाख रुपया। इतना चैरिटी करके 20-30 लाख आ रहा है, तो उसने अपने हस्बैंड को सैलरी दे दी 10 लाख। ठीक है एवरीवन? क्या सेक्शन 64 हिट होगी? नो। स्पाउस possesses टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। क्या डॉक्टर अपनी वाइफ की क्लिनिक में काम नहीं कर सकता? डॉक्टर नहीं है क्या? कंपाउंडर है क्या? पीओ ने क्या? और वो भी क्या तो भी अलाउड है ना? कंपाउंडर है, कंप्यूटर काम किया तो उसका भी रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए ना। डिड यू अंडरस्टैंड? और सीए के एग्जाम्स में आई डोंट नो व्हाई उनका फेवरेट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है उसकी सीए फर्म है, उसका हस्बैंड या तो वाइफ, उसने सीए ट्राई किया, आर्टिकलशिप हो गई और इंटर लेवल हो गया, फाइनल का अटेम्प्ट पेंडिंग है, और उसको ऑडिट मैनेजर बना दिया और उसको 30-40 हजार दे रहे हैं, तो क्या सेक्शन 64 हिट होगी? आंसर इज नो, नहीं होगी, बिकॉज उसके पास क्वालिफिकेशन भी है और एक्सपीरियंस भी है टू डू ऑडिट वर्क। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, जहां पे एक लेडी डॉक्टर है, उसका हस्बैंड उसके क्लिनिक में काम कर रहा है, तो यू आर वेल क्वालिफाइड। वैसे ही बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक प्रोफेशनल फर्म में एक लॉयर की, एक सीएसीएस की, एक डॉक्टर की, आर्किटेक्ट की, जहां पे उसके स्पाउस काम कर रहे हैं जिनको सेम फील्ड का एक्सपीरियंस है, बट उनका फाइनल एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो क्या सेक्शन 64 हिट हो सकती है? आंसर इज नो। ठीक है, आपको बस असेसिंग ऑफिसर को प्रूफ देना है और कन्विंस करना है कि वो एक्चुअली क्वालिफाइड है वो काम करने के लिए। दिस इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? ठीक है, आपको एकदम पैरेलल सेक्शन इसका याद होगा, अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव्स, पीजीयूपी में हमने पढ़ा था, सेम सेक्शन, बस वो पीजीयूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, उल्टा था। ठीक है एवरीवन? चलो ये प्लीज नोट डाउन कर लो इतना सेक्शंस। अच्छा स्टूडेंट्स, वी आर इन मिडल ऑफ क्लबिंग
मैंने आप लोग के सामने सीए इंटर मॉड्यूल खोला है। जो लोग सीएस कर रहे हैं प्लीज नोट कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन आंसर लिख के ले लेने हैं। सीए इंटर मॉड्यूल इज ओपनली अवेलेबल पब्लिक डॉक्यूमेंट, कोई भी डाउनलोड करके उसका कॉपी अपने पास रख सकता है। यू कैन इवन टेक प्रिंट आउट अनलेस यू आर सेलिंग इट, इट इज अलाउड, नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो कोई भी स्टूडेंट उसको प्रिंट निकाल के स्टडी के लिए यूज कर सकता है, इंक्लूडिंग आई। एनीवन कैन टेक प्रिंट आउट एंड यूज इट फॉर स्टडीज, नॉट फॉर सेल। तो मैंने आपको ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट का लिंक दे दिया है। नाउ ए होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 25% वोटिंग पावर। तो ये क्या हो गया? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गया। यस और नो एवरीवन? इन एक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो हमारी कंपनी हो गई। हमारी कंपनी में हम क्या नहीं कर सकते? कल हमने पढ़ा था एक कंसर्न जिसमें मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप और कंपनी। ये कंपनी है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है ना एवरीवन? यस और नो? बोलो क्या नहीं करना? क्या नहीं करना? अनपढ़ स्पाउस को जॉब नहीं देनी। सही बात है कि नहीं? और अगर दे दी तो जितना उनका नॉलेज है और जितना एक्सपीरियंस है उसी को कमेंसरेट आपको रेम्यूनरेशन देना है। अगर ज्यादा रेम्यूनरेशन दोगे तो पीजीबीपी में वो एक्सेसिव पेमेंट और रिलेटिव में आएगा और क्लबिंग प्रोविजन में आपके इनकम पे एड बैक हो जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं? अरे यस और नो? सेक्शन 64, मिसेस ए इज वर्किंग एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। तो मिसेस ए कैसे काम कर रही है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। उनका सैलरी 30,000 पर मंथ। शी इज हाउएवर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। डायरेक्टली दे दिया, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है क्वेश्चन में, उन्होंने दे दिया शी इज नॉट क्वालिफाइड। सो टेल मी क्या हो जाएगा? 30,000 रुपी विल बी टैक्सेबल इन हैंड ऑफ ए और मिसेज ए? ए, मिस्टर ए, यू आर राइट, मिस्टर ए हस्बैंड, क्योंकि वाइफ इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। सो जो आप 30,000 सैलरी दे रहे हो इट इज ढोंग, ये टैक्स इवेजन आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसी के लिए आपके इनकम में एड बैक हो जाएगा। मिस्टर ए का दूसरा इनकम है 7 लाख और मिसेस ए का इनकम है 4 लाख। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। Because A is holding 25% voting power, he has substantial interest in company. His wife is working in the same company without professional qualification. Thus, by virtue of clubbing, the salary of Mrs. be added back to Mr. तो salary of Mrs. कितनी है? 3,60,000. Yes or no everyone? Less standard deduction 50,000. याद आ रहा है क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 सेक्शन 16 का? तो कितना हो गया सैलरी? 3,10,000. ये ऐड हो जाएगा ए के इनकम में, और ए का इनकम कितना है? 7 लाख। तो ए का भी नया इनकम कितना हो गया? 10,10,000। और आप देख सकते हो 30% टैक्स ब्रैकेट में जा रहा है, और वही वो इवेजन करने की कोशिश कर रहा था। इसको कहते हैं क्लबिंग। एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? एंड द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसेस वुड बी 4 लाख। इनके 4 लाख इनकम में सैलरी ऐड मत करो, क्योंकि इवन दो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, इट इज अ शैम। Is this absolutely okay everyone? Fine? Yes. क्या आपका आंसर अलग होगा अगर मिसेस ए एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, आईटी इंजीनियर है? ऑफ कोर्स यस। तो हमारा आंसर अलग हो जाएगा। तो ये केस में ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ ए विल रिमेन 7 लाख ओनली, बट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसेस विल बिकम 4 lakhs। 4 लाख प्लस 3,10,000 मतलब 7,10,000। अमेजिंग क्वेश्चन, दोनों ने आंसर्स आपको दे दिए। Is this absolutely okay everyone? चलो write down CA inter module question number 2. CA inter module question number 2. वेरी गुड एवरीवन, आपने काफी बड़ा क्वेश्चन काफी फास्ट सॉल्व कर लिया। सब लोग ने लिख दिया ना CA इंटर मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 2। ओके ग्रेट। चलो हम लोग अभी आगे जा रहे हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था कि आपकी जो कंसर्न है उसमें आप अपने स्पाउस को जॉब दे दो और आपके स्पाउस है अनपढ़, राइट एवरीवन? नो एक्सपीरियंस, नो नॉलेज, नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन, तो देन क्लबिंग हिट हो जाएगा। नेक्स्ट एवरीवन, आपने अपना एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। व्हाई अदर देन हाउस प्रॉपर्टी? बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी में डीम्ड ओनरशिप है ना सेक्शन 27। उसमें हमने हाउस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी पढ़ लिया डीम्ड ओनरशिप सेक्शन 27 में कि अगर आप अपना हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को दे दो विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, द इनकम
अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी बी टैक्स्ड इन योर हैंड इवन दो इंडेक्स टू उनके नाम पे होगा। यस और नो एवरीवन, याद आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे है इनकम फ्रॉम अदर एसेट अपार्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी एसेट आप ट्रांसफर कर दो अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन और इन कनेक्शन और एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। मतलब कि क्या? मतलब कि क्या? हमारा एक एसेट है कमर्शियल बिल्डिंग। क्या एसेट है हमारा आदित्य? कमर्शियल बिल्डिंग, और हमने अपने स्पाउस को दे दिया। स्पाउस, कुछ लोग को शायद पता नहीं है स्पाउस मतलब क्या। स्पाउस मतलब हस्बैंड और वाइफ, ठीक है ना? कुछ लोग को लगता है स्पाउस मतलब सिर्फ वाइफ। आई डोंट नो व्हाई। स्पाउस मींस हस्बैंड और वाइफ। सो आदित्य, हमने कमर्शियल बिल्डिंग अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दी, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों का डाइवोर्स हो रहा है या दे आर गोइंग टू लिव अपार्ट। क्या क्लबिंग हिट होगा? नो। और एक सिचुएशन, आपने अपने स्पाउस को कमर्शियल प्रॉपर्टी दे दी, उसका मार्केट वैल्यू है 10 करोड़, स्पाउस ने आपको 10 करोड़ दे दिया, क्लबिंग हिट होगा? नो। जेन्युइन सेल हो गया ना? सेल हो गया है। मैं बिल्डिंग बेच रहा था, मेरी वाइफ ने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि अरे क्यों बेचता है, बेचती है, मेरे को चाहिए ना वो, आई विल बाय फ्रॉम यू, तो दे दिया। हमने बोला नहीं जरूरत नहीं है। उसने बोला अरे गप्पे रख, बाद में किटकिट होती है, झगड़े के टाइम पे सब बाहर निकलता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो क्लबिंग हिट होगा क्या? नो। एब्सोल्युटली ओके। मैं जाऊं आगे? यस। फ्रॉम वन स्पाउस टू अनदर बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर, दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बिकॉज ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी कवर्ड इन सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप। याद आ रहा है कि नहीं आपको? नेक्स्ट, मराठी में जो बहू होती है उसको सून बोलते हैं, पंजाबी में नू, और हिंदी में बहू, इंग्लिश में डॉटर इन लॉ। कौन से वाली डॉटर इन लॉ? सन की वाइफ। अगर सास सासरे ने, मतलब कि सास ससुर ने, मतलब कि जो हस्बैंड है वाइफ के, उसके मदर फादर ने अपने बेटे की वाइफ को एक एसेट ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और फॉर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब कि नो कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो देन द इनकम विच अराइजेस फ्रॉम सच एसेट otherwise than for adequate consideration by individual to his or her son's wife be added back in total income of transferor. Can anyone explain me what is happening here? हमारा बेटा है, ओके, उसकी बहू है, उसकी मतलब वाइफ है, उसकी बहू मतलब हमारी बहू, उसकी वाइफ है, और हम लोग सब अलग अलग रहते हैं ना एवरीवन। ऐसे गंदे विचार है ना आपके। अरे क्या होता है कि जब सन और उसकी वाइफ होते हैं ना, तो बहुत सारा टैक्स एडजस्टमेंट लोग सन की वाइफ पे कर देते हैं। आ रहा है क्या समझ में एवरीवन? ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप लोग सब साथ में रह रहे हो तो मेरा एसेट क्या, मेरे बेटे का क्या, और बेटे की वाइफ का क्या। और बेटा क्या होता है? जनरली किटकिटिया होता है। बेटा बोलता है अरे मेरा ऑलरेडी इतना इनकम है, मेरे नाम पे मत करो ना यार, तो फिर उसकी वाइफ के नाम पे कर देते हैं। और वाइफ क्या बोलती है? हाँ हाँ कोई बात नहीं, कर दो, आई विल एडजस्ट। सो वाइफ के नाम पे कर दिया सन के कोई एसेट, और नाम पे कर दिया मतलब कि वो एसेट का जो इनकम है वो एक्री हो रहा है, बट एसेट ट्रांसफर करते टाइम आपने कुछ भी कैश नहीं लिया, आपने कुछ भी कंसिडरेशन नहीं लिया। तो ये तो एडजस्टमेंट हो गई कि जो घर के लोग हैं उनके एक एक के नाम पे एसेट ले लिया आपने, तो यहां पे क्लबिंग हिट हो जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन। हाँ, क्लबिंग का एक तोड़ बताऊं क्या आपको? मैं 2 मिनट यही सोच रहा था कि मुझे क्लबिंग क्यों हिट नहीं होती है, तो फैमिली मेंबर के नाम पे एसेट्स लेता रहता हूं। क्लबिंग का तोड़ ये है, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज टैक्स एग्जेम्प्ट। आया क्या समझ में? सो मैं बहुत बार क्या करता हूं, मेरी वाइफ के अकाउंट पे ट्रांसफर कर देता हूं 5 लाख रुपए, फिर वाइफ के नाम पे कार ले लेता हूं। आया क्या समझ में एवरीवन? सो वैसे स्पाउस के साथ क्लबिंग डायरेक्टली एसेट्स में हिट नहीं होता, क्योंकि वो एसेट से इनकम जनरेट नहीं हो रहा ना, वो एसेट में खुद के लिए यूज कर रहा हूं, तो क्लबिंग वहां पे हिट नहीं होगा। बट यस, इफ यू नो व्हाट आई मीन, तो काफी बार कैश ट्रांसफर करके यू कैन गेट आउट ऑफ इट, बट नॉट ऑलवेज। सो डिड यू अंडरस्टैंड दीज प्रोविजंस? आपने किसी पर्सन को, ये केस के अंदर एवरीवन, स्पाउस को सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में स्पाउस के नाम पे एसेट कर दिया और एसेट का कंसिडरेशन ही नहीं लिया, तो वह एसेट से जो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, जो भी इनकम आ रहा है
वो सारा इनकम आपके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। और 64(1)(6) में हमने क्या पढ़ा है कि जो बहू होती है, बहू, डॉटर इन लॉ, मतलब कि सन्स वाइफ, उसके नाम पे एसेट ट्रांसफर कर दिया और उससे जो इनकम एक्री हो रहा है वो ऑटोमेटिकली आपके हैंड्स में, मतलब कि सास और ससुर के हैंड में एड बैक हो जाएगा। इज दिस ओके? ओके एवरीवन? यस? नो? यस? ग्रेट। नेक्स्ट, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 clause 7 and clause 8, income arising from transfer of asset for the benefit of spouse or son's wife. All income arising to any person or association of person from assets transferred without adequate consideration is includable in the income of the transferor to the extent such income is used by transferee for the immediate or deferred benefit of transferor spouse or son's wife. Everyone please note down this provision quickly, और मैं आपको कुछ examples के साथ explain कर रहा हूं। Everyone, I am explaining you this very unique provision now. I hope सब लोग का ध्यान है, ध्यान से सुनो। Income arising from transfer of assets for the benefit of spouse or son's wife. आपने कोई भी एसेट ट्रांसफर कर दिया है कोई दूसरे व्यक्ति को, वो एसेट से जो बेनिफिट एक्री हो रहा है वो या तो आपके स्पाउस को जा रहा है या तो सन्स वाइफ को जा रहा है, तो दैट पर्टिकुलर एसेट विल बी एडेड बैक, उसका इनकम विल बी एडेड बैक टू योर इनकम। सर नहीं समझा, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग ध्यान दोगे? यू हैव एन एसेट, गिव मी नेम ऑफ एन एसेट, बोलो। हाँ क्या? इक्विटी शेयर्स, आपके पास इक्विटी शेयर्स है, ठीक है? आपने बिल्डिंग बोल दिया, उसका भी बेनिफिट मैं बता देता हूं। यू हैव इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स यू हैव ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन, लेट अस से शेरू, और शेरू ने बोला ठीक है जब डिविडेंड मिलेगा तो क्या करूं? हमने बोला करना क्या है, मेरा बेटा है उसकी वाइफ के नाम पे आधा डिविडेंड ट्रांसफर कर देना। लॉजिक समझा? आई एम गिविंग यू सम प्रॉपर्टी एंड व्हेनेवर यू रिसीव रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, यू ट्रांसफर टू सम अदर पर्सन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? और एक एग्जांपल, आपने बोला बिल्डिंग, तो आपकी बिल्डिंग आपने कंपनी को दे दी, लेट अस कॉल दैट कंपनी हीरो मोटर कॉर्पोरेशन, और हीरो मोटर्स को आपने बिल्डिंग दे दी। हीरो मोटर ने बोला बिल्डिंग का क्या करे, अचार डाले, हमने बोला नहीं मैनेज करो उसको, देखो ध्यान रखो, और वो बिल्डिंग में से जो रेंट मिलेगा वो रेंट में से 50,000 रुपी मेरी बहू के नाम पे ट्रांसफर कर देना। आया क्या समझ में? इट विल बी एडेड बैक टू योर इनकम, क्योंकि आप गोल गोल चीजों को बस घुमा रहे हो। यू आर यूजिंग सम फ्रेंडली एंटिटी टू साइफन ऑफ, नॉट साइफन ऑफ, but to transfer back the money to some of your family members. Those family members are your spouse or son's wife. Is this absolutely okay everyone? ठीक है? तो कुछ माइन्यूट चीजें यहां पे जो मैं बहुत बोर नहीं करना चाहता, हमारा टाइम बाउंड करिकुलम खत्म करना है हमें, हम लोग के एग्जाम में अगर बातें करनी होती और ये सैटरडे का सेमिनार होता, कॉर्पोरेट सेमिनार, और लोग मेरे से डिस्कशन करते तो बहुत बातें की होती। याद रखना, सन के नाम पे ट्रांसफर किया तो प्रोविजन हिट नहीं होगी, सन को पैसे दे दो, क्योंकि सन का प्रोबेबली टैक्स स्लैब ज्यादा ऑलरेडी है, तो पे करो टैक्स, हमें क्या है, दोनों का ही 30% टैक्स ब्रैकेट होगा आइडियली स्पीकिंग। दूसरा एक ये लॉजिक है कि जब आप ट्रांसफर करते हो एसेट, तो एसेट इज विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मींस एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर मिल गया और फिर भी वो कंपनी रेंट ट्रांसफर करती जा रही, क्लबिंग हिट नहीं होगी। आपने बिल्डिंग दिया था ना हीरो मोटर को, हीरो मोटर ने हमें 20 करोड़ दे दिए बिल्डिंग के लिए, क्लबिंग कैसे हिट होगी? ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया ना। आप बोलोगे कि सर हीरो मोटर की रेंट दे रही है 50,000, क्योंकि ऐसा अरेंजमेंट है, लैंड हमारा था, तो हीरो मोटर बोला ठीक है 50,000, क्या इधर हम लोग को क्या 5 लाख रुपए का रेंट मिल रहा है, उसमें 50,000 ले लो यार, तुम 60 ले लो, चलो 10 ऊपर का ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या तो हम यूज कर लेते बिल्डिंग को और पैसा कमाएंगे उससे, उसमें क्या है? ठीक है ना? ओके, आई एम रेडी बाबा, मेरे को 20 करोड़ की बिल्डिंग दो, 50 क्या 70,000 ट्रांसफर करता हूं आपके नाम पे हर महीना,
एग्रीड? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो ये जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हो जाएगी, तो क्लबिंग हिट नहीं हो सकती। ये सारा कौन सा सिचुएशन है? विदाउट एडिक्वेट, मतलब कि नो कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। आई होप एवरीवन इज विद मी। सब लोग मेरे साथ हैं? यस। और काफी सारे तोड़े यहां दिख के आ रहे हैं कि बाकी और कोई पर्सन को, जैसे अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दिया बेनिफिट, या अपने बेटे को कर दिया, या अपने फ्रेंड को कर दिया, तो क्लबिंग हिट नहीं होती। और एक क्लबिंग का बहुत जरूरी तोड़े आदित्य, हैव यू हर्ड ऑफ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर? यस और नो? वो उसको क्लबिंग हिट ही नहीं होती ना। क्लोज फ्रेंड्स हु आर एज गुड एज फैमिली, उनको क्लबिंग हिट नहीं होती, उनको टैक्स की कोई प्रोविजन हिट नहीं होती। डिफाइन फ्रेंडशिप, गॉड नोस। देयर इज अनदर टर्म आल्सो, फ्रेनेमीज, मतलब कभी दुश्मन होते वो लोग, कभी वही लोग दोस्त होते। आई डोंट नो कैसे, आई हेट सच पीपल who are actually enemies but they act to be my friends। तो मैं तो उनका फोन भी नहीं उठाता, बट या ऐसा भी होता है। तो you cannot define friendship, it is a very vague term, है ना एवरीवन? यस। तो उसको क्लबिंग और इनकम टैक्स का कोई सेक्शन हिट नहीं होता, तो वहां पे आप बहुत एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। ओके चलो एक काम करेंगे, इमीडिएटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेंगे। यस और नो? मिसेस कस्तूरी, इमेजिन करो कि मिसेस कस्तूरी एक लेडी है जिसकी एज है 60 इयर्स, 60 साल की लेडी है। आर यू विद मी? अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ओके चलें आगे। ट्रांसफर्ड हर इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपने उसने बिल्डिंग एबीसी कंपनी को ट्रांसफर कर दी, और एक कंडीशन बोला एबीसी को, एबीसी जो रेंटल इनकम होगा उसमें से 36,000 पर एनम ये मेरी बेटे की वाइफ के बेनिफिट के लिए आप खर्च करोगे। तो वो कैसे भी हो सकता है, वो जो लेडी है उसको कार चाहिए लीज पे, सन्स वाइफ को कार चाहिए लीज पे, तो कार का जो लीज है 36,000 का वो कंपनी पे कर रही है। एडजस्टमेंट समझा क्या आपको? नहीं समझा? हमने बिल्डिंग दे दी एबीसी कंपनी को, और एबीसी कंपनी को क्या बोला कि जो मेरी बहू है उसको कार लीज पे चाहिए, तो कार का जो लीज पेमेंट है 36,000 पर एनम, ये आप पे करोगे। आएगा समझ में? मिसेस कस्तूरी क्लेम करती है कि 36,000 विच इज यूटिलाइज्ड बाय सन्स वाइफ शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन हर इनकम बिकॉज शी इज नो लॉन्गर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का इंडेक्स टू किसके नाम पे? एबीसी कंपनी लिमिटेड के नाम पे। तो मेरी तो प्रॉपर्टी है ही नहीं ना, तो आप ऐसे कैसे क्लबिंग कर सकते हो? क्या उस लेडी का कंटेंशन करेक्ट है? क्या यहां पे क्लबिंग हिट होगी? अरे अभी तो सेक्शन पढ़ी ना हमने। यस, यहां पे क्लबिंग हिट होगी प्रोवाइडेड देयर इज नो एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो क्लबिंग हिट नहीं होगी। दोनों आंसर यहां पे अपने को लिखना पड़ेगा। एग्रीड? ओके ओके। सो हमारा आंसर ये है कि द क्लबिंग प्रोविजन आर अट्रैक्टेड in case of transfer of any asset otherwise than for adequate consideration to the extent the income is used for immediate or deferred benefit of son's wife. Such income will be included in total income of transferor individual. Income of 36,000 meant for benefit of daughter-in-law is chargeable in the hands of Mrs. Kasturi. However, यहाँ पे हम assume कर रहे हैं that it is for inadequate consideration or otherwise than for adequate consideration. अगर यहां पे एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो क्लबिंग नहीं होगा। आर यू ओके विद दिस? ठीक है, ओके ओके। हाँ चलो लिखो सीए इंटर क्वेश्चन नंबर 6 मिसेस कस्तूरी। लिखना शुरू करो क्वेश्चन। टेबल यहां तक बना दिया जहां तक मैंने दिखाया था, है ना? उसके नीचे क्वेश्चन लिखो, टेबल के नीचे क्वेश्चन घुसाओ। चलो तो एकदम क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। Write down CA inter module question number 6. GA inter module question number 6. Now students please मेरी बात ध्यान से सुनो। आपका एक बच्चा है, एक ठीक है 3 4 मेरे ट्रिपलेट्स है, आपके क्वाड्रुप्लेट्स हो, ठीक है? आपके 5 बच्चे हैं, हम 2, हमारे 5 नहीं, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन इश्यू होने वाला है।
कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं दिस इज द टाइम जहां पे वर्ल्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है, अब से सिर्फ नीचे जाने वाला है। डॉइंक पता है क्या? डॉइंक आपको डबल इनकम नो किड्स, नहीं पता डॉइंक? बहुत सारे लोग इंडिया, चाइना और मेजर वेस्टर्न इकोनॉमीज में तो पहले से ही यूज करें, अभी इंडियन चाइनीज भी शुरू हो गया। आई हैव फ्रेंड्स, मैरिड फ्रेंड्स, कपल्स, वी डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन। घर बुक कर दिया, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, 2-3 महीने में गोवा चले जाते हैं 5-6 दिन के लिए, नो किड्स। क्या क्या मर जाएंगे, उसके बाद क्या? प्रॉपर्टी डोनेट कर देंगे। ऐसे भी लोग होते हैं कि बच्चे क्यों पैदा करने जब अनाथ आश्रम में बच्चे हैं जिनको घर चाहिए। सो आई हैव सीन पीपल अडॉप्ट ऑल्सो, वो अडॉप्ट करने के बाद सेरेमनी करते बच्चे के, आई डोंट नो क्या क्या, अडॉप्ट होने के बाद बच्चे का बर्थ डेट मालूम नहीं है तो एक रैंडम डेट डिसाइड करेंगे जो शुभ मुहूर्त है और वो दिन बच्चे का बर्थ डेट होगा। एनीवेज, सो गुड यार, आप बच्चे पैदा करो, दैट इज अ गुड थिंग बिकॉज जनरेशन Z इज नॉट इन फॉर किड्स। सो एनीवेज, बहुत आपको जापानीज और चाइनीज क्राइसिस नहीं मालूम क्या? उनका पॉपुलेशन ड्रॉप होने लग गया है। जापानीज पॉपुलेशन ड्रॉप हो रहा है, वो एनकरेजमेंट है, अगर आप बच्चे करोगे तो बेनिफिट्स है, आपको टैक्स कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, लोग शादी भी नहीं कर रहे वो लोग। एनीवेज, वो मुद्दा नहीं है, हम टैक्सेशन सीख रहे हैं, मुद्दा वो है, वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है एवरीवन। ऑल इनकम अराइजिंग और एक्रूइंग टू माइनर चाइल्ड इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर। तो अगर आपका बच्चा है और उसकी एज 18 नहीं है, 18 से पहले वाली एज के बच्चों की सारी इनकम वो पेरेंट के हैंड्स में क्लब हो जाएगी जिस पेरेंट का टोटल इनकम ज्यादा है। आया समझ में? बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 1500 पर चाइल्ड ये एग्जेम्प्ट होता है, तो अगर आपके बच्चे का इनकम है 2000 तो आपके हाथ में क्लब हो जाएगा, बट 1500 इज एग्जेम्प्ट, 500 ही क्लब होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाउएवर, इफ द चाइल्ड हैज डन मैनुअल वर्क, या तो फिर स्किल, टैलेंट या स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस यूज करके बच्चे ने पैसे कमाए, जैसे कि बिजनेस किया है, या तो फिर कुछ रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है, कोई डांस कंपटीशन करते हैं उसमें जीत गए, या तो फिर दूसरे बच्चों को डांस करना सिखाते हैं, या दूसरे बच्चों को कुछ टाइप का कोचिंग देते हैं। बच्चा है 14 साल का और वो सिखाता है बच्चा अपने जो नेबर्स है उनके बच्चों को ABCD। तो ये जो सारा पैसा है ये माइनर का इनकम है, पेरेंट्स के हैंड में क्लब नहीं हो सकता, ये माइनर का लीगल इनकम है, कोई उससे ले नहीं सकता। नंबर 2, अ माइनर चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80U, हम कुछ दिनों में 80U पढ़ने वाले हैं, तो वो जो माइनर चाइल्ड है जो डिसेबल्ड है और इनकम कमा रहे, उनका भी क्लबिंग पेरेंट्स के हैंड में नहीं हो सकता। हां, उनका इनकम सेफ रखना, उनका पैसा सेफ रखना, उनका इनकम टैक्स रिटर्न साइन करना, ये सब पेरेंट्स करेंगे एज रिप्रेजेंटेटिव SSE, बट क्लबिंग नहीं होगा टैक्सेशन पर्पस के लिए। दिस इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? ठीक है, याद रखना, जो माइनर डॉटर है इवन दो मैरिड, उसका भी क्लबिंग होता है। सिर्फ जो मेजर बच्चे हैं उनका क्लबिंग पेरेंट्स के साथ नहीं होगा। ओके, तो बहुत सारा गैप है, लूप होल्स है जो लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे कौन है जो माइनर है? नॉट वन, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज 18 और 18+, है ना? सो सारे 18+, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको अपने बिजनेस से सैलरीज दे दी 3-4 लाख रुपया, तो क्लबिंग उनके हाथ में नहीं होगा, बट वो पैसा आप यूज नहीं कर सकते, आपको भी मालूम है ना? तो पेरेंट्स के अकाउंट में या पेरेंट्स के कंट्रोल में रहता है। ओके, ठीक है, सो दैट इज अबाउट माइनर चाइल्ड। एंड द लास्ट वन, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दो इनटू प्रॉपर्टी ऑफ HUF विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो HUF की जो प्रॉपर्टी, उसमें जो भी रेंट या इनकम HUF कमाएगी वो आपके हैंड्स में एड बैक हो जाएंगे।
आई विल रिपीट अगेन, आपने एचयूएफ बनाई है और आपने अपने एसेट एचयूएफ को दे दिए फ्री में, और एचयूएफ जो भी इनकम कमाती है वो एसेट से, मान लो बिल्डिंग है उसका रेंट, मान लो बॉन्ड्स है उसका इंटरेस्ट, वो सब ऑटोमेटिकली आपके हैंड्स में एड बैक हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ शैम, ढोंग है वो ट्रांजैक्शन का। इज इज फाइन एवरीवन? याद रखना, जब क्लबिंग होता है इनकम का तो उसमें लॉस का भी क्लबिंग होता है, तो अगर कभी लॉस हो गया तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हो। ओके ओके, ठीक है, चलो लेट अस गो टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नाउ। यस, ओके, सो एवरीवन हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। ए के 3 माइनर चिल्ड्रन है, 2 ट्विन डॉटर जिनकी एज 12 है एंड 1 सन जिसकी एज है 16। हर बच्चे का कितना एग्जाम्प्ट होगा? 1500। इनकम ऑफ ट्विन डॉटर इज 2000 पर एनम ईच। मैंने यहां पे लिख दिया 4000 लेस एग्जाम्प्ट कितना? 3000। 3000 एग्जाम 1500 इंटू 2। ट्विन मतलब 2 बच्चे, इनकेस आपको नहीं पता था तो इंटू 2 करना है। 1500 इंटू 2 लेस एग्जाम्प्ट 3000 आउट ऑफ कॉलम 1000। मैं आगे चला गया और बच्चे का सन का इनकम कितना है मुझे बताना? 1200 पर एनम, बट एग्जाम्प्ट कितना है? अप टू 1500, तो बच्चे का नील। टोटल इनकम ऑफ चिल्ड्रन टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए 1000। और एक ट्रांजैक्शन दिया है, मिसेस ए हैज ट्रांसफर्ड फ्लैट टू हर माइनर सन ऑन 1 अप्रैल आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो यहां पे डीम्ड ओनर सेक्शन 27 हिट होगा। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज सेक्शन 27? आयुष, श्वेता, श्वेता, समृद्धि, परीक्षित, साइली, श्रवण। डीम्ड ओनरशिप सेक्शन क्या है? सेक्शन 27 मतलब क्या? शेरू, यस यस होम। जब भी कोई व्यक्ति अपना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपने स्पाउस को या बच्चों को विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, द इनकम फ्रॉम दैट हाउस प्रॉपर्टी इज एडेड बैक इनटू द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। क्लबिंग प्रोविजन ही है, बट हाउस प्रॉपर्टी का क्लबिंग प्रोविजन अलग है, सेक्शन 27 में दिया। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया डिटेल में, ऊपर लिख के भी दिया था कि क्लबिंग प्रोविजन यहां पे हिट हो रहा है। करेक्ट? यस। तो मुझे एक बात बताना कि क्या हाउस प्रॉपर्टी क्लबिंग में आएगा? नहीं आएगा, इसी के लिए इसके टेबल में हमने लिखा भी नहीं है। बट हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का जरा कंपटीशन कर लेते हैं। रेंटल इनकम फ्लैट का कितना है? 10,000 पर मंथ। टेक ऑन ए कैलकुलेटर और मुझे बताओ कितना इनकम आ गया। नहीं, अरे स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन माइनस करेगा? मैं आऊंगा कि एग्जाम में माइनस करने? स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो। कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन? 20% है क्या? 30 है, करो ना माइनस फिर। हाँ, वेरी गुड। सो व्हाट इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी? इट इज 84। क्वेश्चन इज ओवर। जाओ के आगे, ठीक है। राइट डाउन द आंसर एवरीवन। टैक्सेबल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर चिल्ड्रन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए इज एज फॉलोज। जरा नोट डाउन करो एवरीवन। क्रॉस ट्रांसफर्स एवरीवन। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। एवरीवन ध्यान से सुन लो। एक व्यक्ति अपने ब्रदर की वाइफ को एक गिफ्ट देता है और उसका ब्रदर इसकी वाइफ को गिफ्ट देता है। क्रॉस ट्रांसफर एवरीवन। द फैमिली इज यूजिंग सर्किटस मेथड ऑफ इवेडिंग टैक्स। आप लोग को आया समझ में एवरीवन? In case of cross transfers, example, A making gift of 50,000 to the wife of brother B for purchase of house, simultaneous gift by B to A's minor son of shares in foreign company worth 50,000 owned by him. The income from the asset transferred would be added back to the transferor's income because the transfers are so intimately connected to form part of
सिंगल ट्रांजैक्शन। ओके, आपको ऐसे प्ले करना है, मैं बताता हूं आपको। एवरीवन लेट अस ट्राई दिस अगेन। यहां पे क्या हो रहा है क्रॉस ट्रांसफर में, दैट द ट्रांजैक्शंस आर सो the transfers are so intimately connected. Everyone, क्रॉस ट्रांसफर में क्या हो रहा है, when the transfers are so Intimately connected. the transfers are so Intimately connected. so as to form part of single transaction। आप मेरी वाइफ को 50,000 दो, मैं आपकी वाइफ को 50,000 दूंगा। ये तो प्रॉपर टैक्स इवेजन टूल हो गया विद इन द फैमिली। यस और नो एवरीवन? And each transfer constitutes consideration for the other, being mutual or otherwise. Thus, in the instant case, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स है। In the instant case, मतलब कि केशव जी मोरारजी के केस में, the transfers made by A and B to the person who are not their spouse or minor child, so as to circumvent what they are doing, circumventing the provisions of income tax law. Such transfers are intimately connected and there be clubbing provision. The Supreme Court in CIT, कौन सा कोर्ट केस है? Commissioner of Income Tax versus Keshav Ji Morarji, 1967, observe that if two transactions are interconnected, and the parties and they are part of the same transaction in such a way that people are using circuitous method to evade tax, the implication of clubbing provision be attracted. This is absolutely okay, everyone. And now let us see CA inter module question. ये अभी हम लिख के ले लेंगे, ठीक है? और इमीडिएटली CA इंटर मॉड्यूल का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ध्यान दो एवरीवन, सब लोग। मिस्टर वासुदेवन has gifted Mr. Vasudevan gifted a sum of 6 lakhs. to brother's wife. His brother gifted 5 lakh to Vasudevan's wife. कितने अमाउंट का क्लबिंग अप्लाई हो जाएगा? 5 lakhs का। मैंने 5 lakhs दिया, आपने 5 lakhs दिया। आपने 6 लाख दिया बट 1 लाख एक्स्ट्रा दिया ना, 1 लाख पे क्लबिंग नहीं होगा, 5 और 5 लाख पे क्लबिंग बैठेगा। जो मैंने आपकी वाइफ को 5 लाख दिया है, वो जो अमाउंट इन्वेस्ट करके एफडी में उसका जो इंटरेस्ट मिला मेरे हैंड्स में एडबैक होगा, और जो आपने मेरी वाइफ को 5 लाख दिया है वो 5 लाख का इंटरेस्ट आपके हैंड्स में क्लब हो जाएगा। जो बाकी का 1 लाख है उस पर क्लबिंग नहीं होगा। सी क्रॉस ट्रांजैक्शन है, क्रॉस ट्रांसफर है। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? मैंने आपको एक एरोप्लेन और एक गोल्ड बार दे दिया और आपने मुझे एरोप्लेन दिया था, तो गोल्ड बार साइड पे रखेंगे ना, एरोप्लेन क्रॉस ट्रांसफर है ना, नॉट दैट इट इज कैपिटल एसेट। जस्ट सेइंग, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? The gifted amount were invested as fixed deposit in bank by Mrs. Vasudevan and the wife of Vasudevan's brother at 9% interest. Examine the consequence. मेरे को बताना कौन सा कोर्ट केस है? सुप्रीम कोर्ट इन CIT वर्सेस केशव जी मोरारजी। और मेरे को कीवर्ड्स बताना, मुझे बताना क्या क्या कीवर्ड्स है। When the transfers are so intimately connected so as they form part of single transaction. Accordingly, the interest accruing to Mrs. Vasudevan, the form of interest on FD would be included in the income of Mr. Vasudevan, and interest income arising in the hands of brother's wife be taxable in the hands of Mr. Vasudevan's brother to the extent of cross transfer, that is 5 lakh. अब कुछ लोग बेवकूफ जैसे 6 लाख लिख देंगे, गलत। क्रॉस ट्रांसफर कितना है? 5 है ना यार, बाकी का 1 लाख साइड पे रखो। It is because both Vasudevan and brother are indirect transferers of the income of respective spouse with an intention to reduce the burden of taxation. यहां पे याद रखना that amount of 5 lakh only is cross transfer, not the remaining 1 lakh. Is this absolutely okay everyone? Yes. चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये नोट डाउन करके ले लेंगे। एंड आई hereby conclude clubbing. क्रॉस ट्रांसफर नोट डाउन करके ले लो, फिर क्रॉस ट्रांसफर का जो क्वेश्चन हमें दिखा है CA इंटर मॉड्यूल में वो नोट डाउन करके ले लो, एंड वी आर डन विद क्लबिंग।
Okay, then we go to the next chapter, set off and carried forward of losses. Please फटाफट लिख के ले लो. Clubbing. Now everyone, ये जो बाकी के चैप्टर्स है ये इतने छोटे हैं कि इनका खुद का एक फोल्डर भी नहीं है मेगा चार्ट का. मिसलेनियस के अंदर ये सब आते हैं. दिस इज ओके एवरीवन? सो ये चैप्टर शॉर्ट एंड स्वीट है, क्विकली खत्म हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना और स्किप करना है, बैंड बज जाएगी टैक्स में. तो एवरीवन मैं आपको एक मुद्दा बताता हूं. हमारे पास यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है CACS नील. CA भी है, CS भी है. और इस पर्सन का फर्म का इनकम आज आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, जितने एक्सपेंस माइनस कर सकता था उसने किया, पूरा PGBP के जितने अलाउड सब माइनस किया, फिर भी उसकी फर्म का इनकम आ गया 6 लाख. मेरा क्वेश्चन आप लोग से यह है कि 6 लाख पे कितना टैक्स होता है? आदित्य, श्रुति, मृगनयनी, डॉली, साक्षी, आशा, वीरे, तातेश, साहिली, परीक्षित. ओ माय गॉड, वेरी गुड. परीक्षित, मैं तो ऐसे नाम ले रहा था, तुमने सच में एवरीवन परीक्षित ने सच में बता दिया. अभी से मैं सब क्वेश्चन परीक्षित से ही पूछ रहा. वेरी गुड परीक्षित. सो परीक्षित ने हमें बोल दिया कि 6 लाख पे एक बहुत बड़ा इश्यू है कि जो नीचे का 12,500 एग्जेम्प्ट था या जिस पे रिबेट था वो भी एड बैक हो जाता है ऑन 20,000. कोविड के टाइम पे क्या हुआ, आई टेल यू ट्रू स्टोरी. क्या हुआ कि माई इनकम टैक्स लाइबिलिटी, माई टैक्सेबल इनकम ड्यूरिंग कोविड लॉसेस, हैवी बिजनेस लॉसेस, एंड दैट इनकम टैक्स लाइबिलिटी आ रहा था. माई इनकम वॉज जस्ट 5 लाख से थोड़ा ऊपर. माई CA टोल्ड मी, एडिसन ना बेवकूफ़ी मत का, तूने बहुत सारा एक्सपेंसेस और डिडक्शंस क्लेम नहीं किया है, वो प्लीज लिख दे, क्लेम कर दे. मैंने बोला नो, मेरे पास तो बिल ही नहीं है, वो तो ड्राइंग्स था, वो तो बिजनेस एक्सपेंस था ही नहीं. ऐसा नहीं है ड्राइंग्स नहीं था, बिजनेस एक्सपेंस था, कर दे माइनस. नहीं, वो तो ड्राइंग्स था. और मैंने क्या किया कि अगर मैं अपना इनकम दिखाता 4,95,000 जो एक्चुअल में आ रहा था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, तो टैक्स था ही नहीं. बट मैंने दिखाया इनकम 5,30,000 या 5,40,000, तो सडनली क्या हो गया, आई डोंट हैव टू पे टैक्स ऑन दैट 30-40 इंटू 20%, आई हैव टू पे नीचे का 12,500 ऑल्सो. आपको आया क्या समझ में? बट आई पेड कि देखो जो है वो है, मैं उसको पे करूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो एवरीवन ये प्रॉब्लम होता है, जैसे आप 5 लाख के थोड़ा सा ऊपर आते हो तो नीचे का भी जो रिबेट वाला एरिया था वो भी ऐड हो जाता है. अब अमय, हमारी फर्म का इनकम कितना आ गया? 6 लाख आफ्टर ऑल सब कुछ माइनस करके. तो मेरे को जैसे परीक्षित ने बताया कुछ तो 32,500 प्लस सेस ये अपने को भरना पड़ेगा, बराबर है. बट CACS नील क्या करता है, ये इसका हाउस होल्ड का जो इनकम है वो 6 लाख से, अभी 6 लाख उड़ाएगा तो नहीं, घर पे लेके जाएगा ना पैसा. तो हाउस होल्ड का इनकम 6 लाख है जिसका अच्छा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है. तो ये क्या करता है कि इसकी एक वाइफ है और ये वाइफ क्वालिफाइड नहीं है 3 लाख का काम करने के लिए, लेट अस से नहीं है क्वालिफाइड, और ये वाइफ को सैलरी पे करता है 3 लाख की अपनी फर्म में एज ऑडिटर अपॉइंट करके. तो वाइफ का इनकम कितना हो गया? सुनाई नहीं दे रहा, कितना हो गया? अरे उसने अपनी वाइफ को 3 लाख सैलरी दी, तो वाइफ का इनकम कितना हो गया? उसमें भी सोच रहे, अभी तक आधे लोग सोच रहे, अरे मैंने 3 लाख आपको इनकम दिया तो आपका इनकम कितना हो गया? 3 लाख. 3 लाख पे टैक्स होता है क्या? नहीं होता. और नील का इनकम कितना हो गया? 3 लाख. दोनों का टैक्स एग्जम्पशन. हाउस होल्ड इनकम 6 लाख, नो टैक्स. बट इनकम टैक्स ऑफिसर क्या बोलता है? ऐड करो
जो फैमिली मेंबर्स है उनको आपने फालतू का पैसा दिया उसको एड बैक करो एंड दैट विल बी डीम्ड टू बी योर इनकम एंड इसको हम बोलते हैं क्लबिंग और प्रोफेशनली इसको हम बोलते हैं इनकम ऑफ अदर एसएससीज इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम। क्या बोलते हैं? इनकम ऑफ अदर एसएससी इंक्लूडेड इन एसएससी, जो आपका इनकम ना हो के भी आपके इनकम में ऐड किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं क्लबिंग। अमेजिंग कंसेप्ट ना एवरीवन। बट देखो हम आजाद भारत में रहते हैं और हमारा जो संविधान है वो वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक और मोस्ट वेल ड्राफ्टेड है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लॉज बहुत रीजनेबल है। इनकम टैक्स एक्ट बोलती है कि अगर रीमा is qualified enough to be an auditor, no problem, that payment that you have done to RIMA is genuine। अब वो आपको ऑफिसर को बताना पड़ेगा। तो बीकॉम डिग्री है और 2 साल CACS फॉर्म में एक्सपीरियंस है, डन, तो शी इज क्वालिफाइड इनफ। आया समझ में? अनपढ़ है, 10वीं फेल, नो एक्सपीरियंस और जाके ऑडिट कर रही कंपनीज का, क्लबिंग बैठेगा। लॉजिक समझा ना एवरीवन आपको? वेरी गुड, दैट इज क्लबिंग। आई ड्रॉ योर अटेंशन टू सेक्शन 60। हम क्लबिंग के अंदर घुस चुके हैं। सेक्शन 60 एवरीवन, इनकम टू बी क्लब। मैंने यहां पे क्या किया है कि पूरे सारे सेक्शन के शॉर्ट नोट्स बनाए एंड दिस शुड बी सफिशिएंट इन कॉम्बिनेशन विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स एंड रेफरेंस टू योर मॉड्यूल्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। ओके एवरीवन? Section 60, income transferred without transfer of asset. Where person transfers the income accruing to an asset without transfer of asset itself, such income will be included in total income of transferor, whether the transfer is revocable or irrevocable. मतलब क्या, मैं आपको बता रहा हूं। सिंपल एग्जांपल देता हूं। आर यू रेडी? आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये एंटी एवेजन, एंटी टैक्स एवेजन सेक्शंस है, तो मेरे लिए तो बहुत इजी है, मैं तो सदियों से पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं और सिखा रहा हूं। बट आप पहली बार सुन रहे हो, आपको जड़ जा सकता है। सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपने एक फ्लैट लिया, क्या लिया आपने? फ्लैट। और टेनेंट को आपने रखा फ्लैट में, मतलब लेसी को। लेसी ने बोला कि भाई जीपे किसके अकाउंट पे करूं? आपने बोला एक मिनट। आपने अपनी मम्मी को फोन किया, हेलो माँ तेरा QR कोड दे। माँ ने बोला क्या हुआ बेटा? तो आपने बोला कि माँ आज से हर महीने आपके अकाउंट में 30,000 रुपया जमा होगा और वो आपका, आप आराम से अपना बुढ़ापा जियो। आपको जहां शॉपिंग वॉपिंग करना कम पड़ गया तो मुझे वो भी बता देना, क्रेडिट कार्ड भी आपके नाम पे करके रखा है, 5 लाख का है, यूज इट। ठीक है? तो आपने क्या किया? घर किसके नाम पर है? अपने नाम पर है। और टेनेंट को किसका QR कोड दे दिया? मां का। सारा इनकम मां के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। अब मैं फिर से सेक्शन पढ़ के बता रहा हूं। इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। घर मां के नाम पे किया आपने? नो। बट जो घर से रेंट एक्री हो रहा है वो मां के नाम पे कर दिया। जो शेयर से डिविडेंड मिल रहा है वो वाइफ के नाम पे कर दिया। जो बॉन्ड से इंटरेस्ट मिल रहा है वो हस्बैंड के नाम पे कर दिया। जो गाड़ी का भाड़ा मिल रहा है वो दोस्त के नाम पे कर दिया। तो ये हो गया सेक्शन 60। इजी? व्हेन एसेट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द अदर बेनिफिशियरी बट द इनकम एक्रूइंग फ्रॉम द एसेट इज ट्रांसफर्ड टू द बेनिफिशियरी, तो देन एवरीवन ये केस में क्या हो जाता है मुझे बताना? ये केस में सेक्शन 60 हिट हो जाता है। इज इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? नो प्रॉब्लम एट ऑल? अब आप बोलोगे क्या सर रियल लाइफ में ऑर्डिनरली कोई पर्सन ऐसा करता है? यस, बहुत बार करते हैं। मैंने मेरे फ्लैट्स में किया हुआ है कि मेरे अकाउंट मत करो, मेरी मदर के अकाउंट में कर दो, मेरे अकाउंट मत करो, मेरे वाइफ के, मेरे फादर के अकाउंट में कर दो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? कुछ इनकम आने वाला है बिजनेस का, मेरे नाम पे मत करो, मेरे फादर को दे दो। फादर, अरे पुत्र पैसा है मित्रों को अब ट्रांसफर नहीं, फादर इट इज योर्स, आप रखो, हर महीना वो आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बट याद रखना कि वो क्लब आपके हाथ में होगा, टैक्स आपको भरना है। एसेट आपका है ना, जिसका एसेट उसको टैक्स। बराबर है कि नहीं एवरीवन? नेक्स्ट सेक्शन 61, इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल। रिवोकेबल ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर जिसको आप वापस ले सकते हो। रिवोकेबल मतलब कि क्या, मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। श्रवण
श्रवण पुत्र ये स्टाइलस है, ये स्टाइलस आप ले लो और आप यूज कर लो, जब मैं मांगूंगा तो मुझे दे देना। श्रवण मेरा स्टाइलस मुझे दो। कैसा ट्रांसफर था? रिवोकेबल। बट जब मैंने दुकान से खरीदा तो इररिवोकेबल है, दुकान वाला वापस मांग सकता है ना, मेरा ना, बड़ू हेल भाड़ में जा। दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल ट्रांसफर। डिड यू अंडरस्टैंड रिवोकेबल? जिसको आप रिवोक मतलब कैंसिल कर सकते हो। और ट्रांसफर का बहुत डीप मीनिंग है, यू नो द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, हम ऑलरेडी कैपिटल गेम में पढ़ चुके हैं, बट अभी कभी भूल गए ट्रांसफर क्या होता है तो याद रखना, इट मीन सेल, बेच देना या दे देना किसी को, दैट इज ट्रांसफर। ओके, सच इनकम विल बी इंक्लूडेड इन हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर इफ अ ट्रांसफर डीम also a transfer is deemed to be revocable if it contains provision for retransfer. It gives the right to reassume power over the whole or part of the income or the asset. Is this absolutely okay everyone? Next, section 64, उसमें आगे सबसेक्शंस में चले गए। सबसेक्शंस याद रखने का जरूरत नहीं है, if you remember 60, 61, 64 बहुत बड़ी बात है। Okay everyone? इनकम अराइजिंग टू स्पाउस बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न, जहां पे आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अभी सीएसीएस फॉर्म में उसने अपनी रीमा वाइफ को पगार दिया, याद आ रहा है कि नहीं? बट अगर रीमा क्वालिफाइड है तो देन क्लबिंग हिट हो सकता है? नो। वो जो सैलरी आप दे रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए। इट शुड बी, वंस द इनकम टैक्स ऑफिसर लिंक्स योर पर्सनल प्रोफेशनल, योर qualification and your experience, then it should match with the remuneration and the work that you have done in that entity. This is absolutely fine everyone. Income arising to spouse by way of remuneration from concern, जहां पे आप interested हो, such income which arises to spouse be added back to the total income of individual. However, if remuneration received is attributable to application of technical or professional knowledge and experience of spouse, then such income should not be clubbed. Okay everyone? तो अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर संगीता, ठीक है, और डॉक्टर संगीता की एक क्लिनिक है। आदित्य वो क्लिनिक में जो गरीब बच्चे आते हैं उनको वो हेल्प करती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पे एज यू कैन, जो पे कर सकता है करो, नहीं पे कर सकता तो ₹1 आपको पे करके जाना है। उससे इंटेग्रिटी होती है कि हाँ मैंने कुछ तो पे किया, ₹1 तो पे किया। शी इज ओवरबर्डन। वो अपने हस्बैंड को सैटरडे संडे को बोलती है, ही इज ऑल्सो डॉक्टर, कि आपका हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं होता तो मेरी क्लिनिक में आके आपने हेल्प करने का। तो हस्बैंड आता है, स्टिचेस लगाता है, बच्चों को ड्रेसिंग करता है, बैंडेड लगाता है, यू नो ऑल दोज बैंडेजेस एंड स्टिचिंग निकालना, फिर कोई बच्चे का एक्सरे निकालना, वो सारी चीजों में हेल्प करता है। और फिर संगीता का इनकम वो क्लिनिक से आने लग गया 20-30 लाख रुपया। इतना चैरिटी करके 20-30 लाख आ रहा है, तो उसने अपने हस्बैंड को सैलरी दे दी 10 लाख। ठीक है एवरीवन? क्या सेक्शन 64 हिट होगी? नो। स्पाउस possesses टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। क्या डॉक्टर अपनी वाइफ के क्लिनिक में काम नहीं कर सकता? डॉक्टर नहीं है क्या? कंपाउंडर है क्या? पीओ ने क्या? और वो भी क्या तो भी अलाउड है ना? कंपाउंडर है, कंप्यूटर काम किया तो उसका भी रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? और सीए के एग्जाम्स में आई डोंट नो व्हाई उनका फेवरेट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है उसकी सीए फर्म है, उसका हस्बैंड या तो वाइफ, उसने सीए ट्राई किया, आर्टिकल चिप हो गई और इंटर लेवल हो गया, फाइनल का अटेम्प्ट पेंडिंग है, और उसको ऑडिट मैनेजर बना दिया और उसको 30-40 हजार दे रहे हैं। तो क्या सेक्शन 64 हिट होगी? आंसर इज नो, नहीं होगी, बिकॉज उसके पास क्वालिफिकेशन भी है और एक्सपीरियंस भी है टू डू ऑडिट वर्क। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, जहां पे एक लेडी डॉक्टर है, उसका हस्बैंड उसके क्लिनिक में काम कर रहा है, तो यू आर वेल क्वालिफाइड। वैसे ही बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक प्रोफेशनल फर्म है, एक लॉयर की, एक सीएसीएस की, एक डॉक्टर की, आर्किटेक्ट की, जहां पे उसके स्पाउस काम कर रहे हैं जिनको सेम फील्ड का एक्सपीरियंस है, बट उनका फाइनल एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो क्या सेक्शन 64 हिट हो सकती है? आंसर इज नो। ठीक है, आपको बस असेसिंग ऑफिसर को प्रूफ देना है और कन्विंस करना है कि वो एक्चुअली क्वालिफाइड है वो काम करने के लिए। दिस इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? ठीक है, आपको एकदम पैरेलल सेक्शन इसका याद होगा, अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव्स, पीजीयूपी में हमने पढ़ा था, सेम सेक्शन, बस वो पीजीयूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, उल्टा था। ठीक है एवरीवन? चलो ये प्लीज नोट डाउन कर लो इतना सेक्शंस।
अच्छा स्टूडेंट्स, वी आर इन मिडल ऑफ क्लबिंग। मैंने आप लोग के सामने सीए इंटर मॉड्यूल खोला है। जो लोग सीएस कर रहे हैं प्लीज नोट कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन आंसर लिख के ले लेने हैं। सीए इंटर मॉड्यूल इज ओपनली अवेलेबल पब्लिक डॉक्यूमेंट, कोई भी डाउनलोड करके उसका कॉपी अपने पास रख सकता है। यू कैन इवन टेक प्रिंट आउट अनलेस यू आर सेलिंग इट, इट इज अलाउड, नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो कोई भी स्टूडेंट उसको प्रिंट निकाल के स्टडी के लिए यूज कर सकता है, इंक्लूडिंग आई। एनीवन कैन टेक प्रिंट आउट एंड यूज इट फॉर स्टडीज, नॉट फॉर सेल। तो मैंने आपको ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट का लिंक दे दिया है। नाउ ए होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 25% वोटिंग पावर। तो ये क्या हो गया? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गया। यस और नो एवरीवन? इन एक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो हमारी कंपनी हो गई। हमारी कंपनी में हम क्या नहीं कर सकते? कल हमने पढ़ा था एक कंसर्न जिसमें मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप और कंपनी। ये कंपनी है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है ना एवरीवन? यस और नो? बोलो क्या नहीं करना? क्या नहीं करना? अनपढ़ स्पाउस को जॉब नहीं देनी। सही बात है कि नहीं? और अगर दे दी तो जितना उनका नॉलेज है और जितना एक्सपीरियंस है उसी को कमेंसरेट आपको रेम्यूनरेशन देना है। अगर ज्यादा रेम्यूनरेशन दोगे तो पीजीबीपी में वो एक्सेसिव पेमेंट और रिलेटिव में आएगा और क्लबिंग प्रोविजन में आपके इनकम पे एड बैक हो जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं? अरे यस और नो? सेक्शन 64, मिसेस ए इज वर्किंग एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। तो मिसेस ए कैसे काम कर रही है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। उनका सैलरी 30,000 पर मंथ। शी इज हाउएवर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। डायरेक्टली दे दिया, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है क्वेश्चन में, उन्होंने दे दिया शी इज नॉट क्वालिफाइड। सो टेल मी क्या हो जाएगा? 30,000 रुपी विल बी टैक्सेबल इन हैंड ऑफ ए और मिसेस ए? ए, मिस्टर ए, यू आर राइट, मिस्टर ए, हस्बैंड। क्योंकि वाइफ इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब, सो जो आप 30,000 सैलरी दे रहे हो इट इज ढोंग। ये टैक्स इवेजन आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसी के लिए आपके इनकम में एड बैक हो जाएगा। मिस्टर ए का दूसरा इनकम है 7 लाख और मिसेस ए का इनकम है 4 लाख। कॉम्प्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। बिकॉज ए इज होल्डिंग 25% वोटिंग पावर, ही हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन कंपनी. His wife is working in the same company without professional qualification. Thus, by virtue of clubbing, the salary of Mrs. be added back to Mr. तो salary of Mrs. कितनी है? 3,60,000. Yes or no everyone? Less standard deduction 50,000. याद आ रहा है क्या standard deduction 50,000 सेक्शन 16 का? तो कितना हो गया सैलरी? 3,10,000. ये ऐड हो जाएगा ए के इनकम में, और ए का इनकम कितना है? 7 लाख. तो ए का भी नया इनकम कितना हो गया? 10,10,000. और आप देख सकते हो 30% टैक्स ब्रैकेट में जा रहा है, और वही वो इवेजन करने की कोशिश कर रहा था। इसको कहते हैं क्लबिंग। एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? एंड द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसेस वुड बी 4 लाख. इनके 4 लाख इनकम में सैलरी ऐड मत करो, क्योंकि इवन दो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, इट इज अ शैम. इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? फाइन? यस. क्या आपका आंसर अलग होगा अगर मिसेस ए एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, आईटी इंजीनियर है? ऑफ कोर्स यस. तो हमारा आंसर अलग हो जाएगा. तो ये केस में ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ ए विल रिमेन 7 लाख ओनली, बट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसेस विल बिकम 4 lakhs. 4 lakh प्लस 3,10,000 मतलब 7,10,000. अमेजिंग क्वेश्चन. दोनों ने आंसर्स आपको दे दिए. इज इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? चलो राइट डाउन सीए इंटर मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 2. सीए इंटर मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 2. वेरी गुड एवरीवन. आपने काफी बड़ा क्वेश्चन काफी फास्ट सॉल्व कर लिया. सब लोग ने लिख दिया ना सीए इंटर मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 2. ओके ग्रेट. चलो हम लोग अभी आगे जा रहे हैं. हाँ, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था कि आपकी जो कंसर्न है उसमें आप अपने स्पाउस को जॉब दे दो, और आपके स्पाउस है अनपढ़. राइट एवरीवन? नो एक्सपीरियंस, नो नॉलेज, नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन, तो देन क्लबिंग हिट हो जाएगा. नेक्स्ट एवरीवन, आपने अपना एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी. व्हाई अदर देन हाउस प्रॉपर्टी? बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी में डीम्ड ओनरशिप है ना सेक्शन 27. उसमें हमने हाउस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी पढ़ लिया डीम्ड ओनरशिप सेक्शन 27 में, कि अगर आप अपना हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को दे दो विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन,
द इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी बी टैक्स्ड इन योर हैंड इवन दो इंडेक्स्ड उनके नाम पे होगा। यस और नो एवरीवन, याद आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे है इनकम फ्रॉम अदर एसेट अपार्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी एसेट आप ट्रांसफर कर दो अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन और इन कनेक्शन और एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। मतलब कि क्या? मतलब कि क्या? हमारा एक एसेट है कमर्शियल बिल्डिंग। क्या एसेट है हमारा आदित्य? कमर्शियल बिल्डिंग, और हमने अपने स्पाउस को दे दिया। स्पाउस कुछ लोग को शायद पता नहीं है स्पाउस मतलब क्या। स्पाउस मतलब हस्बैंड और वाइफ, ठीक है ना? कुछ लोग को लगता है स्पाउस मतलब सिर्फ वाइफ। आई डोंट नो व्हाई। स्पाउस मींस हस्बैंड और वाइफ। सो आदित्य, हमने कमर्शियल बिल्डिंग अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दी, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों का डाइवोर्स हो रहा है या दे आर गोइंग टू लिव अपार्ट। क्या क्लबिंग हिट होगा? नो। और एक सिचुएशन, आपने अपने स्पाउस को कमर्शियल प्रॉपर्टी दे दी, उसका मार्केट वैल्यू है 10 करोड़, स्पाउस ने आपको 10 करोड़ दे दिया, क्लबिंग हिट होगा? नो। जेन्युइन सेल हो गया ना? सेल हो गया है। मैं बिल्डिंग बेच रहा था, मेरी वाइफ ने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि अरे क्यों बेचता है, बेचती है, मेरे को चाहिए ना वो, आई विल बाय फ्रॉम यू, तो दे दिया। हमने बोला नहीं जरूरत नहीं है। उसने बोला अरे गपे रख, बाद में किटकिट होती है, झगड़े के टाइम पे सब बाहर निकलता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो क्लबिंग हिट होगा क्या? नो। एब्सोल्युटली ओके। मैं जाऊं आगे? यस। फ्रॉम वन स्पाउस टू अनदर बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर, this provision will not apply for transfer of house property because transfer of house property is already covered in section 27 deemed ownership। याद आ रहा है कि नहीं आपको? नेक्स्ट, मराठी में जो बहू होती है उसको सून बोलते हैं, पंजाबी में नू, और हिंदी में बहू, इंग्लिश में डॉटर इन लॉ। कौन से वाली डॉटर इन लॉ? सन की वाइफ। अगर सास सासरे ने, मतलब कि सास ससुर ने, मतलब कि जो हस्बैंड है वाइफ के, उसके मदर फादर ने अपने बेटे की वाइफ को एक एसेट ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और फॉर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब कि नो कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो देन द इनकम विच अराइजेस फ्रॉम सच एसेट otherwise than for adequate consideration by individual to his or her son's wife be added back in total income of transferor। Can anyone explain me what is happening here? हमारा बेटा है, ओके, उसकी बहू है, उसकी मतलब वाइफ है, उसकी बहू मतलब हमारी बहू, उसकी वाइफ है, और हम लोग सब अलग अलग रहते हैं ना एवरीवन। ऐसे गंदे विचार है ना आपके। अरे क्या होता है कि जब सन और उसकी वाइफ होते हैं ना, तो बहुत सारा टैक्स एडजस्टमेंट लोग सन की वाइफ पे कर देते हैं। आ रहा है क्या समझ में एवरीवन? ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप लोग सब साथ में रह रहे हो, तो मेरा एसेट क्या, मेरे बेटे का क्या, और बेटे की वाइफ का क्या। और बेटा क्या होता है, जनरली किटकिटिया होता है। बेटा बोलता है अरे मेरा ऑलरेडी इतना इनकम है, मेरे नाम पे मत करो ना यार, तो फिर उसकी वाइफ के नाम पे कर देते। और वाइफ क्या बोलती है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, कर दो, आई विल एडजस्ट। सो वाइफ के नाम पे कर दिया सन के कोई एसेट, और नाम पे कर दिया मतलब कि वो एसेट का जो इनकम है वो एक्री हो रहा है, बट एसेट ट्रांसफर करते टाइम आपने कुछ भी कैश नहीं लिया, आपने कुछ भी कंसिडरेशन नहीं लिया। तो ये तो एडजस्टमेंट हो गई कि जो घर के लोग हैं उनके एक एक के नाम पे एसेट ले लिया आपने, तो यहां पे क्लबिंग हिट हो जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन। हाँ, क्लबिंग का एक तोड़ बताऊं क्या आपको? मैं 2 मिनट यही सोच रहा था कि मुझे क्लबिंग क्यों हिट नहीं होती है, तो फैमिली मेंबर के नाम पे एसेट्स लेता रहता हूं। क्लबिंग का तोड़ ये है, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज टैक्स एग्जेम्प्ट। आया क्या समझ में? सो मैं बहुत बार क्या करता हूं, मेरी वाइफ के अकाउंट पे ट्रांसफर कर देता हूं 5 लाख रुपए, फिर वाइफ के नाम पे कार ले लेता हूं। आया क्या समझ में एवरीवन? सो वैसे स्पाउस के साथ क्लबिंग डायरेक्टली एसेट्स में हिट नहीं होता, क्योंकि वो एसेट से इनकम जनरेट नहीं हो रहा ना, वो एसेट में खुद के लिए यूज कर रहा हूं, तो क्लबिंग वहां पे हिट नहीं होगा। बट यस, इफ यू नो व्हाट आई मीन, तो काफी बार कैश ट्रांसफर करके यू कैन गेट आउट ऑफ इट, बट नॉट ऑलवेज। सो डिड यू अंडरस्टैंड दीज प्रोविजंस? आपने किसी पर्सन को, ये केस के अंदर एवरीवन, स्पाउस को सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में स्पाउस के नाम पे एसेट कर दिया और एसेट का कंसिडरेशन ही नहीं लिया, तो वह एसेट से जो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, जो भी इनकम आ रहा है
वो सारा इनकम आपके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। और 64(1)(6) में हमने क्या पढ़ा है कि जो बहू होती है, बहू, डॉटर इन लॉ, मतलब कि सन्स वाइफ, उसके नाम पे एसेट ट्रांसफर कर दिया और उससे जो इनकम एक्री हो रहा है वो ऑटोमेटिकली आपके हैंड्स में, मतलब कि सास और ससुर के हैंड में एड बैक हो जाएगा। इज दिस ओके? ओके एवरीवन? यस? नो? यस? ग्रेट। नेक्स्ट, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 एंड क्लॉज 8, इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ, all income arising to any person or association of person from assets transferred without adequate consideration is includable in the income of the transferor to the extent such income is used by transferee for the immediate or deferred benefit of transferor spouse or son's wife. Everyone please note down this provision quickly और मैं आपको कुछ examples के साथ explain कर रहा हूं। Everyone, I am explaining you this very unique provision now. I hope सब लोग का ध्यान है, ध्यान से सुनो। Income arising from transfer of assets for the benefit of spouse or son's wife. आपने कोई भी एसेट ट्रांसफर कर दिया है कोई दूसरे व्यक्ति को, वो एसेट से जो बेनिफिट एक्री हो रहा है वो या तो आपके स्पाउस को जा रहा है या तो सन्स वाइफ को जा रहा है, तो दैट पर्टिकुलर एसेट विल बी एडेड बैक, उसका इनकम विल बी एडेड बैक टू योर इनकम। सर नहीं समझा, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग ध्यान दोगे? यू हैव एन एसेट, गिव मी नेम ऑफ एन एसेट, बोलो। हाँ क्या? इक्विटी शेयर्स, आपके पास इक्विटी शेयर्स है, ठीक है? आपने बिल्डिंग बोल दिया, उसका भी बेनिफिट मैं बता देता हूं। यू हैव इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स यू हैव ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन, लेट अस से शेरू, और शेरू ने बोला ठीक है जब डिविडेंड मिलेगा तो क्या करूं? हमने बोला करना क्या है, मेरा बेटा है उसकी वाइफ के नाम पे आधा डिविडेंड ट्रांसफर कर देना। लॉजिक समझा? आई एम गिविंग यू सम प्रॉपर्टी एंड व्हेनेवर यू रिसीव रेंट, interest, dividend, you transfer to some other person. Did you understand everyone? और एक एग्जांपल, आपने बोला बिल्डिंग, तो आपकी बिल्डिंग आपने कंपनी को दे दी, लेट अस कॉल दैट कंपनी हीरो मोटर कॉर्पोरेशन, और हीरो मोटर्स को आपने बिल्डिंग दे दी। हीरो मोटर ने बोला बिल्डिंग का क्या करे, अचार डाले, हमने बोला नहीं मैनेज करो उसको, देखो ध्यान रखो, और वो बिल्डिंग में से जो रेंट मिलेगा वो रेंट में से 50,000 रुपी मेरी बहू के नाम पे ट्रांसफर कर देना। आया क्या समझ में? इट विल बी एडेड बैक टू योर इनकम, क्योंकि आप गोल गोल चीजों को बस घुमा रहे हो। यू आर यूजिंग सम फ्रेंडली एंटिटी टू साइफन ऑफ, नॉट साइफन ऑफ, बट टू ट्रांसफर बैक द मनी टू सम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। दोज फैमिली मेंबर्स आर योर स्पाउस और सन्स वाइफ। इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? ठीक है, तो कुछ माइन्यूट चीजें यहां पे जो मैं बहुत बोर नहीं करना चाहता, हमारा टाइम बाउंड करिकुलम खत्म करना है हमें, हम लोग के एग्जाम में अगर बातें करनी होती और ये सैटरडे का सेमिनार होता, कॉर्पोरेट सेमिनार, और लोग मेरे से डिस्कशन करते तो बहुत बातें की होती। याद रखना, सन के नाम पे ट्रांसफर किया तो प्रोविजन हिट नहीं होगी, सन को पैसे दे दो, क्योंकि सन का प्रोबेबली टैक्स स्लैब ज्यादा ऑलरेडी है, तो पे करो टैक्स, हमें क्या है, दोनों का ही 30% टैक्स ब्रैकेट होगा आइडियली स्पीकिंग। दूसरा एक ये लॉजिक है कि जब आप ट्रांसफर करते हो एसेट, तो एसेट इज विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मींस एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर मिल गया और फिर भी वो कंपनी रेंट ट्रांसफर करती जा रही, क्लबिंग हिट नहीं होगी। आपने बिल्डिंग दिया था ना हीरो मोटर को, हीरो मोटर ने हमें 20 करोड़ दे दिए बिल्डिंग के लिए, क्लबिंग कैसे हिट होगी? ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया ना। आप बोलोगे कि सर हीरो मोटर की रेंट दे रही है 50,000, क्योंकि ऐसा अरेंजमेंट है, लैंड हमारा था। हीरो मोटर बोला ठीक है 50 ना, क्या इधर हम लोग को क्या 5 लाख रुपए का रेंट मिल रहा है, उसमें 50,000 ले लो यार, तुम 60 ले लो, चलो 10 ऊपर का ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या तो हम यूज कर लेते बिल्डिंग को और पैसा कमाएंगे उससे, उसमें क्या है? ठीक है ना, ओके, आई एम रेडी बाबा, मेरे को 20 करोड़ की बिल्डिंग दो, 50 क्या 70,000 ट्रांसफर करता हूं आपके नाम पे हर महीना,
एग्रीड? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो ये जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हो जाएगी, तो क्लबिंग हिट नहीं हो सकती। ये सारा कौन सा सिचुएशन है? विदाउट एडिक्वेट, मतलब कि नो कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। आई होप एवरीवन इज विद मी। सब लोग मेरे साथ हैं? यस। और काफी सारे तोड़े यहां दिख के आ रहे हैं कि बाकी और कोई पर्सन को, जैसे अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दिया बेनिफिट, या अपने बेटे को कर दिया, या अपने फ्रेंड को कर दिया, तो क्लबिंग हिट नहीं होती। और एक क्लबिंग का बहुत जरूरी तोड़ है आदित्य, हैव यू हर्ड ऑफ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर? यस और नो? वो उसको क्लबिंग हिट ही नहीं होती ना। क्लोज फ्रेंड्स हु आर एज गुड एज फैमिली, उनको क्लबिंग्स हिट नहीं होती, उनको टैक्स की कोई प्रोविजन हिट नहीं होती। डिफाइन फ्रेंडशिप, गॉड नोस। देयर इज अनदर टर्म ऑल्सो, फ्रेनेमीज, मतलब कभी दुश्मन होते वो लोग, कभी वही लोग दोस्त होते। आई डोंट नो कैसे, आई हेट सच पीपल who are actually enemies but they act to be my friends। तो मैं तो उनका फोन भी नहीं उठाता, बट या ऐसा भी होता है। तो यू कैन नॉट डिफाइन फ्रेंडशिप, इट इज अ वेरी वेग टर्म, है ना एवरीवन? यस। तो उसको क्लबिंग और इनकम टैक्स का कोई सेक्शन हिट नहीं होता, तो वहां पे आप बहुत एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। ओके चलो एक काम करेंगे, इमीडिएटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेंगे। यस नो? मिसेस कस्तूरी, इमेजिन करो कि मिसेस कस्तूरी एक लेडी है जिसकी एज है 60 इयर्स, 60 साल की लेडी है। आर यू विद मी? अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ओके चलें आगे। ट्रांसफर्ड हर इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपने उसने बिल्डिंग एबीसी कंपनी को ट्रांसफर कर दी, और एक कंडीशन बोला एबीसी को, एबीसी जो रेंटल इनकम होगा उसमें से 36,000 पर एनम ये मेरी बेटे की वाइफ के बेनिफिट के लिए आप खर्च करोगे। तो वो कैसे भी हो सकता है, वो जो लेडी है उसको कार चाहिए लीज पे, सन्स वाइफ को कार चाहिए लीज पे, तो कार का जो लीज है 36,000 का वो कंपनी पे कर रही है। एडजस्टमेंट समझा क्या आपको? नहीं समझा? हमने बिल्डिंग दे दी एबीसी कंपनी को, और एबीसी कंपनी को क्या बोला कि जो मेरी बहू है उसको कार लीज पे चाहिए, तो कार का जो लीज पेमेंट है 36,000 पर एनम, ये आप पे करोगे। आएगा समझ में? मिसेस कस्तूरी क्लेम करती है कि 36,000 विच इज यूटिलाइज्ड बाय सन्स वाइफ शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन हर इनकम बिकॉज शी इज नो लॉन्गर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का इंडेक्स टू किसके नाम पे? एबीसी कंपनी लिमिटेड के नाम पे। तो मेरी तो प्रॉपर्टी है ही नहीं ना, तो आप ऐसे कैसे क्लबिंग कर सकते हो? क्या उस लेडी का कंटेंशन करेक्ट है? क्या यहां पे क्लबिंग हिट होगी? अरे अभी तो सेक्शन पढ़ी ना हमने। यस, यहां पे क्लबिंग हिट होगी प्रोवाइडेड देयर इज नो एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो क्लबिंग हिट नहीं होगी। दोनों आंसर यहां पे अपने को लिखना पड़ेगा। एग्रीड? ओके ओके। सो हमारा आंसर ये है कि द क्लबिंग प्रोविजन आर अट्रैक्टेड in case of transfer of any asset otherwise than for adequate consideration to the extent the income is used for immediate or deferred benefit of son's wife. Such income will be included in total income of transferor individual. Income of 36,000 meant for benefit of daughter-in-law is chargeable in the hands of Mrs. Kasturi. However, यहाँ पे हम assume कर रहे हैं that it is for inadequate consideration or otherwise than for adequate consideration. अगर यहां पे एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो क्लबिंग नहीं होगा। आर यू ओके विद दिस? ठीक है, ओके ओके। हाँ चलो लिखो सी इंटर क्वेश्चन नंबर 6 मिसेस कस्तूरी। लिखना शुरू करो क्वेश्चन। टेबल यहां तक बना दिया जहां तक मैंने दिखाया था, है ना? उसके नीचे क्वेश्चन लिखो, टेबल के नीचे क्वेश्चन घुसाओ। चलो तो एकदम क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। Write down CA inter module question number 6. GA inter module question number 6. Now students please मेरी बात ध्यान से सुनो। आपका एक बच्चा है, एक ठीक है 3 4 मेरे ट्रिपलेट्स है, आपके क्वाड्रुप्लेट्स हो, ठीक है? आपके 5 बच्चे हैं, हम 2 हमारे 5 नहीं, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन इश्यू होने वाला है।
कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं दिस इज द टाइम जहां पे वर्ल्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है, अब से सिर्फ नीचे जाने वाला है। डॉइंक पता है क्या? डॉइंक आपको डबल इनकम नो किड्स, नहीं पता? डॉइंक बहुत सारे लोग इंडिया, चाइना और मेजर वेस्टर्न इकोनॉमीज में तो पहले से ही यूज करें, अभी इंडियन चाइनीज भी शुरू हो गया। आई हैव फ्रेंड्स, मैरिड फ्रेंड्स, कपल्स, वी डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन, घर बुक कर दिया, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, 2-3 महीने में गोवा चले जाते हैं 5-6 दिन के लिए, नो किड्स। क्या क्या मर जाएंगे, उसके बाद क्या? प्रॉपर्टी डोनेट कर देंगे। ऐसे भी लोग होते हैं कि बच्चे क्यों पैदा करने जब अनाथ आश्रम में बच्चे हैं जिनको घर चाहिए। सो आई हैव सीन पीपल अडॉप्ट ऑल्सो, वो अडॉप्ट करने के बाद सेरेमनी करते बच्चे के, आई डोंट नो क्या क्या, अडॉप्ट होने के बाद। बच्चे का बर्थ डेट मालूम नहीं है तो एक रैंडम डेट डिसाइड करेंगे जो शुभ मुहूर्त है और वो दिन बच्चे का बर्थ डेट होगा। एनीवेज, सो गुड यार, आप बच्चे पैदा करो, दैट इज अ गुड थिंग बिकॉज जनरेशन Z इज नॉट इन फॉर किड्स। सो एनीवेज, बहुत आपको जापानीज और चाइनीज क्राइसिस नहीं मालूम क्या? उनका पॉपुलेशन ड्रॉप होने लग गया है। जापानीज पॉपुलेशन ड्रॉप हो रहा है, वो एनकरेजमेंट है, अगर आप बच्चे करोगे तो बेनिफिट्स है, आपको टैक्स कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, लोग शादी भी नहीं कर रहे वो लोग। एनीवेज, वो मुद्दा नहीं है, हम टैक्सेशन सीख रहे हैं, मुद्दा वो है, वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है एवरीवन। ऑल इनकम अराइजिंग और एक्रूइंग टू माइनर चाइल्ड इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर। तो अगर आपका बच्चा है और उसकी एज 18 नहीं है, 18 से पहले वाली एज के बच्चों की सारी इनकम वो पेरेंट के हैंड्स में क्लब हो जाएगी जिस पेरेंट का टोटल इनकम ज्यादा है। आया समझ में? बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 1500 पर चाइल्ड ये एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर आपके बच्चे का इनकम है 2000 तो आपके हाथ में क्लब हो जाएगा, बट 1500 इज एग्जेम्प्ट, 500 ही क्लब होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाउएवर, इफ द चाइल्ड हैज डन मैनुअल वर्क, या तो फिर स्किल, टैलेंट या स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस यूज करके बच्चे ने पैसे कमाए, जैसे कि बिजनेस किया है, या तो फिर कुछ रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है, कोई डांस कंपटीशन करते हैं उसमें जीत गए, या तो फिर दूसरे बच्चों को डांस करना सिखाते हैं, या दूसरे बच्चों को कुछ टाइप का कोचिंग देते हैं। बच्चा है 14 साल का और वो सिखाता है बच्चा अपने जो नेबर्स है उनके बच्चों को ABCD। तो ये जो सारा पैसा है ये माइनर का इनकम है, पेरेंट्स के हैंड में क्लब नहीं हो सकता। ये माइनर का लीगल इनकम है, कोई उससे ले नहीं सकता। नंबर 2, अ माइनर चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80U। हम कुछ दिनों में 80U पढ़ने वाले हैं। तो वो जो माइनर चाइल्ड है जो डिसेबल्ड है और इनकम कमा रहे, उनका भी क्लबिंग पेरेंट्स के हैंड में नहीं हो सकता। हां, उनका इनकम सेफ रखना, उनका पैसा सेफ रखना, उनका इनकम टैक्स रिटर्न साइन करना, ये सब पेरेंट्स करेंगे एज रिप्रेजेंटेटिव SSC, बट क्लबिंग नहीं होगा टैक्सेशन पर्पस के लिए। इज इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? ठीक है, याद रखना, जो माइनर डॉटर है इवन दो मैरिड, उसका भी क्लबिंग होता है। सिर्फ जो मेजर बच्चे हैं उनका क्लबिंग पेरेंट्स के साथ नहीं होगा। ओके, तो बहुत सारा गैप है, लूप होल्स है जो लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे कौन है जो माइनर है? नॉट वन, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज 18 और 18+, है ना? सो सारे 18+, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको अपने बिजनेस से सैलरीज दे दी 3-4 लाख रुपया, तो क्लबिंग उनके हाथ में नहीं होगा। बट वो पैसा आप यूज नहीं कर सकते, आपको भी मालूम है ना? वो पेरेंट्स के अकाउंट में या पेरेंट्स के कंट्रोल में रहता है। ओके, ठीक है, सो दैट इज अबाउट माइनर चाइल्ड। एंड द लास्ट वन, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दो इनटू प्रॉपर्टी ऑफ HUF विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो HUF की जो प्रॉपर्टी, उसमें जो भी रेंट या इनकम HUF कमाएगी वो आपके हैंड्स में एड बैक हो जाएंगे।
आई विल रिपीट अगेन, आपने एचयूएफ बनाई है और आपने अपने एसेट एचयूएफ को दे दिए फ्री में, और एचयूएफ जो भी इनकम कमाती है वो एसेट से, मान लो बिल्डिंग है उसका रेंट, मान लो बॉन्ड्स है उसका इंटरेस्ट, वो सब ऑटोमेटिकली आपके हैंड्स में एड बैक हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ शैम, ढोंग है वो ट्रांजैक्शन का। इज दिस फाइन एवरीवन? याद रखना, जब क्लबिंग होता है इनकम का तो उसमें लॉस का भी क्लबिंग होता है, तो अगर कभी लॉस हो गया तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हो। ओके ओके, ठीक है, चलो लेट अस गो टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नाउ। यस, ओके, सो एवरीवन हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। ए के 3 माइनर चिल्ड्रन है, 2 ट्विन डॉटर जिनकी एज 12 है एंड 1 सन जिसकी एज है 16। हर बच्चे का कितना एग्जाम्प्ट होगा? 1500। इनकम ऑफ ट्विन डॉटर इज 2000 पर एनम ईच। मैंने यहां पे लिख दिया 4000 लेस एग्जाम्प्ट कितना? 3000। 3000 एग्जाम 1500 इंटू 2। ट्विन मतलब 2 बच्चे, इनके सबको नहीं पता था तो इंटू 2 करना है। 1500 इंटू 2 लेस एग्जाम्प्ट 3000 आउट ऑफ कॉलम 1000। मैं आगे चला गया और बच्चे का सन का इनकम कितना है मुझे बताना? 1200 पर एनम, बट एग्जाम्प्ट कितना है? अप टू 1500, तो बच्चे का नील। टोटल इनकम ऑफ चिल्ड्रन टू बी क्लब्ड इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर ए 1000। और एक ट्रांजैक्शन दिया है, मिसेस ए हैज ट्रांसफर्ड फ्लैट टू हर माइनर सन ऑन 1 अप्रैल आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो यहां पे डीम्ड ओनर सेक्शन 27 हिट होगा। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज सेक्शन 27? आयुष, श्वेता, श्वेता, समृद्धि, परीक्षित, साइली, श्रवण। डीम्ड ओनरशिप सेक्शन क्या है? सेक्शन 27 मतलब क्या? शेरू, यस यस ओम। जब भी कोई व्यक्ति अपना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपने स्पाउस को या बच्चों को विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, द इनकम फ्रॉम दैट हाउस प्रॉपर्टी इज एडेड बैक इनटू द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। क्लबिंग प्रोविजन ही है, बट हाउस प्रॉपर्टी का क्लबिंग प्रोविजन अलग है, सेक्शन 27 में दिया। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया डिटेल में, ऊपर लिख के भी दिया था कि क्लबिंग प्रोविजन यहां पे हिट हो रहा है। करेक्ट? यस। तो मुझे एक बात बताना कि क्या हाउस प्रॉपर्टी क्लबिंग में आएगा? नहीं आएगा, इसी के लिए इसके टेबल में हमने लिखा भी नहीं है। बट हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का जरा कॉम्पिटिशन कर लेते हैं। और रेंटल इनकम फ्लैट का कितना है? 10,000 पर मंथ। टेक ऑन ए कैलकुलेटर और मुझे बताओ कितना इनकम आ गया। नहीं, अरे स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन माइनस करेगा? मैं आऊंगा क्या एग्जाम में माइनस करने? स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो। कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन? 20% है क्या? 30 है, करो ना माइनस फिर। हाँ, वेरी गुड। सो व्हाट इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी? इट इज 84। क्वेश्चन इज ओवर। जाओ के आगे, ठीक है? राइट डाउन द आंसर एवरीवन। Taxable income in respect of minor children in the hands of Mr. A is as follows. Zara note down karo everyone. Cross transfers everyone. इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। एवरीवन ध्यान से सुन लो। एक व्यक्ति अपने ब्रदर की वाइफ को एक गिफ्ट देता है और उसका ब्रदर इसकी वाइफ को गिफ्ट देता है। क्रॉस ट्रांसफर एवरीवन। द फैमिली इज यूजिंग सर्किटस मेथड ऑफ इवेडिंग टैक्स। आप लोग को आया समझ में एवरीवन? In case of cross transfers, example, A making gift of 50,000 to the wife of brother B for purchase of house, simultaneous gift by B to A's minor son of shares in foreign company worth 50,000 owned by him. The income from the asset transferred would be added back to the transferor's income because the transfers are so intimately connected to form part of
सिंगल ट्रांजैक्शन। ओके, आपको ऐसे प्ले करना है, मैं बताता हूं आपको। एवरीवन लेट अस ट्राई दिस अगेन। यहां पे क्या हो रहा है क्रॉस ट्रांसफर में, दैट द ट्रांजैक्शंस आर सो the transfers are so intimately connected. everyone, क्रॉस ट्रांसफर में क्या हो रहा है, when the transfers are so Intimately connected. the transfers are so Intimately connected. so as to form part of single transaction। आप मेरी वाइफ को 50,000 दो, मैं आपकी वाइफ को 50,000 दूंगा। ये तो प्रॉपर टैक्स एवेजन टूल हो गया विद इन द फैमिली। यस और नो एवरीवन? And each transfer constitutes consideration for the other, being mutual or otherwise. Thus, in the instant case, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स है। In the instant case, मतलब कि केशव जी मोरारजी के केस में, the transfers made by A and B to the person who are not their spouse or minor child, so as to circumvent. What they are doing? Circumventing the provisions of income tax law. Such transfers are intimately connected, and there be क्लबिंग प्रोविजन। द सुप्रीम कोर्ट इन CIT, कौन सा कोर्ट केस है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस केशव जी मोरारजी 1967 ऑब्जर्व दैट इफ टू ट्रांजैक्शंस आर इंटरकनेक्टेड, ट्रांजैक्शंस आर Interconnected. and the parties and they are part of the same transaction in such a way that people are using circuitous method to evade tax, the implication of clubbing provision be attracted. This is absolutely okay everyone? And now let us see CA inter module question। ये अभी हम लिख के ले लेंगे, ठीक है? और इमीडिएटली CA इंटर मॉड्यूल का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ध्यान दो एवरीवन सब लोग। मिस्टर वासुदेवन has gifted Mr. Vasudevan gifted a sum of 6 lakhs. to brother's wife. His brother gifted 5 lakh to Vasudevan's wife. कितने अमाउंट का क्लबिंग अप्लाई हो जाएगा? 5 लाख का। मैंने 5 लाख दिया, आपने 5 लाख दिया, आपने 6 लाख दिया बट 1 लाख एक्स्ट्रा दिया ना, 1 लाख पे क्लबिंग नहीं होगा, 5 और 5 लाख पे क्लबिंग बैठेगा। जो मैंने आपकी वाइफ को 5 लाख दिया है, वो जो अमाउंट इन्वेस्ट करके एफडी में उसका जो इंटरेस्ट मिला मेरे हैंड्स में एडबैक होगा, और जो आपने मेरी वाइफ को 5 लाख दिया है वो 5 लाख का इंटरेस्ट आपके हैंड्स में क्लब हो जाएगा। जो बाकी का 1 लाख है उस पर क्लबिंग नहीं होगा। सी क्रॉस ट्रांजैक्शन है, क्रॉस ट्रांसफर है। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? मैंने आपको एक एरोप्लेन और एक गोल्ड बार दे दिया और आपने मुझे एरोप्लेन दिया था, तो गोल्ड बार साइड पे रखेंगे ना, एरोप्लेन क्रॉस ट्रांसफर है ना, नॉट दैट इट इज कैपिटल एसेट, जस्ट सेइंग, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? The gifted amount were invested as fixed deposit in bank by Mrs. Vasudevan and the wife of Vasudevan's brother at 9% interest. Examine the consequence. मेरे को बताना कौन सा कोर्ट केस है? सुप्रीम कोर्ट इन CIT वर्सेस केशव जी मोरारजी। और मेरे को कीवर्ड्स बताना, मुझे बताना क्या क्या कीवर्ड्स है। When the transfers are so intimately connected so as they form part of single transaction. Accordingly, the interest accruing to Mrs. Vasudevan, the form of interest on FD would be included in the income of Mr. Vasudevan, and interest income arising in the hands of brother's wife be taxable in the hands of Mr. Vasudevan's brother to the extent of cross transfer, that is 5 lakh. अब कुछ लोग बेवकूफ जैसे 6 लाख लिख देंगे, गलत। क्रॉस ट्रांसफर कितना है? 5 है ना यार, बाकी का 1 लाख साइड पे रखो। It is because both Vasudevan and brother are indirect transferers of the income of respective spouse with an intention to reduce the burden of taxation. यहां पे याद रखना that amount of 5 lakh only is cross transfer, not the remaining 1 lakh. Is this absolutely okay everyone? Yes. चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये नोट डाउन करके ले लेंगे, and I hereby conclude clubbing. क्रॉस ट्रांसफर नोट डाउन करके ले लो, फिर क्रॉस ट्रांसफर का जो क्वेश्चन हमें दिखा है CA इंटर मॉड्यूल में वो नोट डाउन करके ले लो, एंड वी आर डन विद क्लबिंग।
Okay, then we go to the next chapter, set off and carried forward of losses. Please फटाफट लिख के ले लो. Students, I am back in remuneration of spouse और कुछ पॉइंट्स हम थोड़े और डिटेल में क्लबिंग में पढ़ रहे हैं. जो मेरे नोट्स है एवरीवन, उसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिवली, काफी डिटेल में मैंने लिखा हुआ है ऑफ वेरियस क्लबिंग प्रोविजन. जो हमने पढ़ा है वो हमने समराइज नोट से पढ़ा है. नॉर्मल नोट से पढ़ना मत भूलना. इज इज ओके एवरीवन? नॉर्मल नोट से एक बार जरा सेक्शन 64(1) क्लॉज 2 हम पढ़ रहे हैं. ध्यान दो. क्लबिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन टू स्पाउस. द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल. द टैक्स पेयर हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन कंसर्न. याद आ रहा है आपको ये कंसेप्ट? द स्पाउस ऑफ द टैक्स पेयर इज एम्प्लॉयड इन द अबव मेंशन्ड कंसर्न एंड द स्पाउस हैज नो टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस. कॉन्सिक्वेंस, the salary of the spouse, so far as it does not commensurate with her experience, knowledge, etc., be added back to the income of the SSE. Correct everyone? याद रखना, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब कि क्या? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब कि जहां पे कंपनी है 20% और मोर वोटिंग पावर, और अदर केस में जहां पे आपको हक है 20% या मोर प्रॉफिट लेने का. सो 20% ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के डेफिनेशन में आता है. इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? Where both husband and wife have in the concern and both are in receipt of remuneration, the remuneration will be included in the total income of husband or wife whose total income excluding such salary commission is greater. आपको ये पॉइंट समझ में आया एवरीवन? इंट्रिकेट पॉइंट. जहां पे एक कंपनी या एक फर्म है जहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो ये केस में जो भी रेम्यूनरेशन है वो एसएससी के हाथ में क्लब हो जाएगी जिसका टोटल इनकम ज्यादा है. इज दिस फाइन? इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पाउस विदाउट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस. एंड नाउ एवरीवन, सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस दिखे, बट जो कहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. बाकी का आप लोग घर पे एक बार रीड कर लेना. लुक एट क्वेश्चन नंबर 8 एवरीवन. Give the heading CS Executive Module, question number 8. मैंने CS Executive Module सबके साथ शेयर ऑलरेडी कर दिया है लिंक. यस, वहां से हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं अभी. जरा एक बार क्वेश्चन देखो ऑल ऑफ यू. रुकने नहीं. रेड कितने शेयर्स होल्ड करता है? 40%. शेरू सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के लिए कितने शेयर्स चाहिए? 20. तो यहां पे क्या है अपना सब्सटैंशियल इंटरेस्ट. मिसेस रेड, अ कंपनी सेक्रेटरी, उसने अपनी वाइफ को अपॉइंट कर दिया है इन कंपनी, इज एम्प्लॉयड इन कंपनी एज कंपनी सेक्रेटरी एंड शी इज गेटिंग सैलरी 15,000 पर मंथ. प्लीज मन पे मत लेना, ये फिगर्स इन जनरल बहुत लेस रखे उन्होंने. ओके, 15 नहीं होता सीएस का सैलरी. मेरे ड्राइवर को मैं 18 देता था. ठीक है, जाओ आगे. कंप्यूट टोटल इनकम and tax payable by Red and Mrs. Red, assuming that other income of Red is 2 lakh. Red की इनकम में 2 लाख ही रखूंगा और Mrs. Red की इनकम में कितना रखूंगा? कितना मिलता है उसको? 15,000 ना. So 15,000 multiplied by 12 months less standard deduction under section 16. 50,000, 50,000, 1,30,000. ओके एवरीवन, प्लीज ये आंसर मत लिखना, ये गलत आंसर है. यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं हूं, मैं आपको बता रहा हूं. यहां पे हम लिखेंगे 1,30,000 इनटू ब्रैकेट लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000. कूल. प्लीज नोट डाउन द आंसर. जरा प्लीज 1,80,000 मत लिखना, यहां पे 50,000 माइनस कर देना. ओके, इजी. बाकी बेसिक क्वेश्चन है, एक एक वन लाइन क्वेश्चन से एक बार घर पे करो आप. हाँ, ये देखो, ये कुछ क्वेश्चंस है. मिस्टर अमित इज बेनिफिशियली होल्डिंग 21% इक्विटी शेयर्स इन एसएम मिनरल प्राइवेट लिमिटेड. तो इनका होल्डिंग प्रणव कैसे हो गया? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट. वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट. मिसेस अमित इज एम्प्लॉयड एज मैनेजर इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट विद मंथली सैलरी ऑफ ₹84,000. गुड यार, अच्छा सैलरी नहीं. Mrs. Amit is not having any knowledge, experience or qualification. ये typical Indian style है, is not having. She does not have any knowledge.
is not having any knowledge. Chalo. In the field of accountancy, will the remuneration received by Mrs. be clubbed in the hand of Mr.? Yes. Clubbing will apply because lady को कुछ knowledge नहीं है. Mr. Kapoor gifted 8,40,000 to his wife. The said amount is invested by his wife in debentures. Will the interest income from debenture purchased by Mrs. Kapoor from gifted money be clubbed with the income of Mr. Kapoor? 8,40,000 is transferred to spouse. The fund is transferred via gift. मतलब कि without adequate consideration. Therefore, clubbing provision of section 64 will apply. तो यहाँ पे जो भी interest on debenture होगा, it will be clubbed back in the hands of the husband. Okay? तो बस ऐसा लाइन में पूरा दिया हुआ है इन्होंने छोटे-छोटे क्वेश्चंस और चैप्टर भी खत्म हो गया. माइनर का एक क्वेश्चन दिख रहा है सुंदर सा, डिस्कस कर ले. राजा हैज 2 माइनर चिल्ड्रन, मास्टर ए एंड मास्टर बी. मिस्टर 18+ वालों को बोलते हैं और मास्टर यंग बॉयज को बोलते हैं. ओके ना. गर्ल्स का भी सेम हो गया कि वो 18 से कम है, 18 से ज्यादा है, मैरिड है, अनमैरिड है, MS मिस लगाते हैं, खत्म. ठीक है. M और S के बीच में स्लैश मत लगाते ना, मैसर्स हो जाता है वो, इट बिकम्स अ पार्टनरशिप फॉर्म. ठीक है ना. अच्छा, एनीवेज, तो मास्टर है और मास्टर भी है. वो वाले मास्टर नहीं है, ये 18 के नीचे के लड़के तो उसको मास्टर बोला है. इंग्लिश. मास्टर ए इज अ चाइल्ड आर्टिस्ट यो एंड मास्टर बी इज सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस अंडर 80U. आपको याद आ रहा है चाइल्ड आर्टिस्ट का भी इनकम और 80U माइनर अर्निंग इनकम विद डिसेबिलिटी, दोनों का इनकम पेरेंट्स के हैंड्स में क्लब नहीं होगा. इनकम ऑफ ए फ्रॉम स्टेज शोज 1 लाख, इनकम ऑफ बी फ्रॉम बैंक इंटरेस्ट. ओ, यहां पे उसने अपना स्किल नहीं यूज किया बी ने. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस और मैनुअल लेबर एक्सेट्रा, है ना. ऊपर वाला मैनुअल लेबर है और ए का इनकम है फ्रॉम बैंक इंटरेस्ट 6,000. ठीक है ना एवरीवन. तो यहां पे मुझे एक बात बताना कि कौन वो पर्सन है जो चाइल्ड आर्टिस्ट है. ये रहा ए. सो ए का जो बैंक इंटरेस्ट है, याद रखना, अनलाइक स्टेज शो, इट इज नॉट हिज मैनुअल लेबर और फ्रॉम हिज स्किल और आर्टिस्टिक टैलेंट, राइट. और जो बी है वो तो डिसेबल्ड माइनर है, तो उनका जिनको 80U सेक्शन हिट होती है, पेरेंट्स के हाथ में क्लबिंग नहीं हो सकता. विल द इनकम ऑफ माइनर चिल्ड्रन बी क्लब्ड विद द पेरेंट राजा. मिसेस राजा का कुछ भी इनकम नहीं है, तो मिसेस राजा के हाथ में क्लबिंग नहीं होगा. तो एवरीवन, सबसे पहले तो जो माइनर बच्चे ने कमाया है विद मैनुअल वर्क और स्किल नॉलेज टैलेंट, उसका क्लबिंग नहीं होगा. सही बात है कि नहीं एवरीवन. Thus, the income of A from stage show will not be clubbed. But everyone, A का और भी इनकम है बैंक इंटरेस्ट. क्या ये मैनुअल लेबर या स्किल से? नो. तो ये 6,000 का क्लबिंग होगा और सेक्शन 10 के तहत 1,500 एग्जेम्प्ट है. याद आ रहा है कि नहीं एवरीवन. सो देयरफॉर हमारा आंसर है कि 6,000 लेस 1,500 बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट. वो नीचे दिया उन्होंने. और जो माइनर है जिसका डिसेबिलिटी है, उसका क्लबिंग नहीं होता, तो उसका इनकम अपने फादर के हैंड्स में क्लब होगा ही नहीं. द टैक्सपेयर कैन क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32. कौन सा वाला एग्जेम्पशन की बात करें? 1032 मतलब कि कौन सा? 1,500 पर चाइल्ड. ओके. सो वही यहां पे दिया हुआ है कि 6,000 में से माइनस हो जाएगा तो 4,500 क्लबिंग होगा. एब्सोल्युटली ओके एवरीवन. लेट अस मूव ओवर टू सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस.